दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, झारखंड सीजीएल जिन लोगों ने पेपर 2 में हिंदी ले रखा है उनको जो है ये स्टोरी पढ़ना है। उसमें से पार्ट 1 में मैंने जो है आधी स्टोरी करा रखा है, उसके साथ ही नाटक का भी जो है पूरा एमसीक्यू भी हो गया है उसका, और आपका नाटक भी पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। तो ये स्टोरी का आधा पार्ट है, जो बचा हुआ था उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ ही इसका एमसीक्यू भी लगाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी का नाम है वापसी, जिसे उषा प्रियंबदा जी ने लिखा है। हिंदी की महिला कहानी लेखिकाओं से, है ना, ये उषा प्रियंबदा जी का हम जीवनी पढ़ रहे हैं इसमें पहले, उसके बाद कहानी पढ़ेंगे। हिंदी की महिला कहानी लेखिकाओं में उषा प्रियंबदा अग्रणी हैं। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। इसी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापिका के रूप में कार्यरत रही। अनेक पत्र पत्रिकाओं में इनकी कहानियां छपती रही है। 55 खंबे लाल दीवारें इनका ख्याति प्राप्त उपन्यास है, और जिंदगी और गुलाब के फूल जो है इनका कहानी संग्रह है। आधुनिक नारी के हार्दिक भावों को अभिव्यक्ति इनके कथा साहित्य में हुई है। कथ्य और शिल्प की दृष्टि से इनके रचना संसार में प्रौढ़ता के दर्शन होते हैं। आधुनिक नारी के अंतःकरण में नए मूल्यों को स्वीकारने के लिए एक बेचैनी है। इसी बेचैनी की अभिव्यक्ति इनकी कहानियों में हुई है। आज की सचेतन कहानियों में टूटती हुई आस्थाओं के बीच सक्रियता पर बल दिया गया है। उषा प्रियंबदा की कहानी जो है सक्रिय जीवन बोध और गतिशील जीवन की सच्ची तस्वीर उससे मिलती है। वापसी जो है काफ़ी चर्चित रही है। कहानी वापसी पर इन्हें नई कहानियाँ, ठीक है, 1960 ईस्वी की सर्वश्रेष्ठ कहानी पुरस्कार प्राप्त हुआ। टूटते बिखरते पारिवारिक संबंधों एवं मानव मूल्यों की चरमराती तस्वीर इस कहानी में मिलती है। जिंदगी और गुलाब के फूल, दृष्टिकोण, मोहबंद आदि इनकी अन्य प्रसिद्ध कहानियां हैं। इन्होंने हमेशा शिल्पगत पच्चीकारी का विरोध किया है और किस्सा गोई को नकारा है। इनकी भाषा संयत है, भावुकता है और अलंकरण से पूर्णता रहित है। उषा प्रियंबदा अपनी कहानियों की विषय वस्तु के प्रति तटस्थ होकर विषाद एवं पीड़ा के स्वर को अभिव्यक्ति करने में अत्यंत कुशल है। प्रस्तुत कहानी वापसी में एक सेवानिवृत्त व्यक्ति गजाधर बाबू की वापसी को दिखाया गया है। गजाधर बाबू रिटायर होकर घर लौटते हैं कि सब आराम से रहेंगे, परंतु अपने घर में उनके साथ ऐसा सलूक होता है कि उन्हें वापस उसी जगह पर जाना पड़ता है जहां वे कार्य करते थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की कहानी वापसी से। उषा प्रियंबदा जी के हमारा स्टोरी है वापसी। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्से, डोलची, बाल्टी, यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला। घर वाली ने साथ को बेसन के कुछ लड्डू रख दिए। कहा, बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग अपनी कुछ खातिर कर पाएंगे, आपकी खातिर कुछ कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित, स्नेही, आदरमय, सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों को भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगेछों को के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितनी वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नग्न लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लग रहे थे। लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना से या बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था।
उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वो अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था, बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों में हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सबके चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। सिर्फ प्रकृति के ना होने पर भी उन्हें पत्नी के स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पावा रसोई के द्वार पर निकल आती और उनकी सौलज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों के बाद वह अवसर आया था जब वे उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहो की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। इसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य कैमरे उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दूहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश ना था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह अब भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो गए। इससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीको है, लाइए चीनी डाल दूं। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति को कहते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी कड़क उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक को चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं, इस घर में करम धर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौक में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो एक बार और उस स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबियां बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते, जलेबियां और चाय खाकर रख लेता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई।
पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी की शिकायत भरा स्वर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पिटते पिटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती। भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटका कर बोली। बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है, गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया। तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई है, शरीर में अब शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करूं तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयां दरियों में लिपटी और रस्सी में बंधी रखी थी। उसके पास एक बड़े से टीन के बक्से में घर भर के गर्म कपड़े थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की ओर था, बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर के ससुराल से आई बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। जब कभी उसकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी। वह एक दिन चटाई लेकर आ गई। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्चे तो वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी की ओर देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, वह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती तो प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम, संतोष अधिक होता। लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी नहीं होता, गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा दुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उसकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरिचिता है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निशंक दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ा कर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा,
बहू चौका खुला छोड़ आई। बिल्ली ने दाल का पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को हैं, अब क्या खिलाऊंगी? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है। कमाने वाला हाड़ ताड़े और यहाँ चीजें लूटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। ओंठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला ना जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती सुनकर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को किसने कहा? नरेंद्र चिल्लाया। बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर उसे खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शौर नहीं आया? अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ की रसोई में देख कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में शीला के घर, बसंती ने कहा। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने ले जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम में मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया, बसंती की शादी जल्द ही कर देनी है। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और शेष हुआ। लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं? फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर, उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनकी कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक ना थी। अमर के दोस्तों को प्रायः यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने की मुंह खोला कि वह कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार रजाइयों कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते, पर आते आते थक उठते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चित परिचित चेहरे और पटरी पर रेल की पहियों की खटखट, जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिघाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल की मील के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी ना मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट और उसी में दो गौरैयों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल ना देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई
तो वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उसे दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू ने कुछ नहीं बोला। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उन्हें सबसे बड़ा गम था कि उसकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे अनजान ही बनी रही, बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आह दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी बन गई है। गजाधर बाबू उसके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बूझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभाव अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बार बार यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया। चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी पत्नी को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती पास आ खड़ी। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए, वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले भी कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सकपगा कर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काट गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लिया। गजाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलियां हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए तो बहू ने अमर से पूछा,
सिनेमा ले चलिएगा ना, बसंती ने उछल कर कहा। भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तर के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। इस तरीके से हमारा जो है वापसी कहानी कंप्लीट हो गया। ये हर घर की कहानी है और रियल में ये बहुत अच्छी स्टोरी है ना। आप जितना देखोगे झारखंड सीरियल में जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उससे बहुत कुछ सीखने का मिल रहा है और बहुत अच्छी स्टोरी है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए अब परीक्षा कॉर्नर देख लेते हैं। वापसी किस विधा की रचना है? तो ये एक कहानी है वापसी। वापसी किसकी कहानी है? उषा प्रेमवदा की। उषा प्रेमवदा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? इलाहाबाद। वापसी कहानी में कथानक कौन है? तो गजाधर बाबू हैं। वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त करते? तो रेलवे की नौकरी करते थे, वहीं से प्राप्त करते हैं। गजाधर बाबू के बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ती है? तो चीनी के मिल में उनको नौकरी करनी पड़ती है। गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे? परिवार के। उषा प्रेमवदा की कहानी किस पर आधारित है? पारिवारिक समस्याओं पर। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? तो 35 साल। वापसी पाठ में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? शीला के घर। गणेशी कौन था? गजाधर बाबू के घर खाना बनाने वाला। वापसी कहानी के मुख्य पात्र गजाधर बाबू। गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या बताया गया है? तो कांति। गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे हैं? 4। आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए? गजाधर बाबू ने या किससे कहा था? बाबू से या किसने कहा था? तो गजाधर बाबू से जो है गजाधर बाबू की पत्नी ने कहा था। गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई? सेठ रामजी मल के चीनी मिल में। गजाधर बाबू के बेटे, बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोशाक हैं? तो स्वच्छतावादी। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम MCQ लगाएंगे। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। चलिए, वापसी किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कहानी। वापसी किसकी कहानी है? उषा प्रेमवदा की। उषा प्रेमवदा ने MA किस विश्वविद्यालय से किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वापसी कहानी में कथानायक कौन है? गजाधर बाबू। वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त करते? तो रेलवे की नौकरी से। रिटायर होकर गजाधर बाबू कहाँ जाते हैं? तो ए नंबर, अपने घर जाते हैं। 7 नंबर है कि गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ती है? तो बाद में उनको जो है चीनी मिल में। ऑप्शन नंबर बी। उषा प्रेमवदा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में हुआ था। ठीक है, उषा प्रेमवदा का जन्म जो है ऑप्शन नंबर बी 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में हुआ था। इनमें से कौन सा पात्र वापसी कहानी में नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रमेशी, क्योंकि रमेशी नहीं बल्कि क्या है, गणेशी है उसमें और इसमें रमेशी लिखा हुआ है, इसलिए डी हो जाएगा। वापसी कहानी में पात्र कौन है? गजाधर बाबू की पत्नी है, बसंती है और अमर की पत्नी है, तो ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। वापसी कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो मुख्य पात्र गजाधर बाबू हैं। ठीक है, मुख्य पात्र कौन है? तो गजाधर बाबू। गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या बताया गया? कांति। उषा प्रेमवदा कहाँ से एवं किस विषय में PhD की उपाधि प्राप्त की? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने जो है अंग्रेजी में MA किया था, है ना। 13 नंबर का C। ठीक है, वापसी पाठ के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू के कितने बेटे थे? तो उस हिसाब से अगर बेटे की बात की जाए, टोटल 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटा और 2 बेटी थे, जिसमें से बड़ी वाली जो बेटी है कांति की शादी हो गई थी और बड़ा जो बेटा है अमर, उसकी भी शादी हो गई थी और बसंती उनकी छोटी बेटी थी। चलिए, गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे? तो रेलवे में। गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे हैं? 4। गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे? तो ये आपका है रानीपुर। गजाधर बाबू के घर गजाधर बाबू के घर में मतलब कितने कमरे थे? तो 3 कमरे थे। गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगा दी गई?
तो बैठक में यानी बैठकी में सी नंबर। गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे? तो परिवार के। उषा प्रियंवदा की कहानी किस पर आधारित है? तो पारिवारिक समस्याओं पर, ए नंबर। ठीक है, 21A। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर जा रहे थे? तो 35 साल। ठीक है, आइए अब इधर देखते हैं। वापसी पाठ में गजाधर बाबू की बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? तो शीला के घर जाने से उसको मना करते हैं। गणेशी कौन था? तो गणेशी जो है गजाधर बाबू के घर खाना बनाने वाला था। ठीक है, 24 नंबर का हो जाएगा ए। 25 नंबर, तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? यह कथन कौन किससे कहता है? तो अमर नहीं, नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र जो है किससे अमर ने अपनी पत्नी से कहा। हाँ ठीक है, 25 का जो है आंसर हो जाएगा बी, नरेंद्र ने बसंती से कहा। नंबर 25, तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? यह कथन कौन किससे कहता है? तो ये हो जाएगा आपका 25 का आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र ने बसंती से कहा। ठीक है, नरेंद्र उसका भाई और बसंती उसकी सिस्टर, तो अपनी बहन से कहता है कि तुमको खाना बनाने को किसने कहा था। गजाधर बाबू की रेलवे में नौकरी के दौरान उनका सहयोग कौन था? तो गणेशी, ऑप्शन नंबर सी। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। यह कथन किसका था? ठीक है, तो ये नरेंद्र बोला था, उनका बड़ा बेटा। गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित नहीं है। तो व्यवहार कुशलता था, उदारता था, सहिष्णुता था, कुटिलता। कुटिलता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए? गजाधर बाबू से यह किसने कहा था? तो उनकी पत्नी ने कहा था। गजाधर बाबू नौकरी के कारण पराया कहाँ रह रहे थे? तो गजाधर बाबू नौकरी के कारण जो है वो कहाँ रह रहे थे? छोटे स्टेशनों पर। ठीक है, रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले गणेशी ने गजाधर बाबू के लिए क्या लाकर रख देता था? पूरियां, जलेबियां और चाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसने निश्चित किया कि घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे? तो ये निश्चित करने वाले गजाधर बाबू थे। किसने निश्चित किया कि घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे? तो आंसर हो जाएगा गजाधर बाबू ने। नेक्स्ट है कि गजाधर बाबू के लिए क्या मधुर संगीत की तरह था? तो रेल के पहियों की खटखट, ऑप्शन नंबर सी। गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई थी? तो सेठ रामजी मल के चीनी मिल में। ठीक है, गजाधर बाबू के स्वभाव से किस प्रकार के व्यक्ति थे? ठीक है, गजाधर बाबू स्वभाव से तो स्नेही व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर ए। गणेशी के घर वाली ने गजाधर बाबू के लिए डिब्बे में क्या रखा था? तो बेसन के लड्डू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू का जीवन कैसा कहा जा सकता है? तो संसार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गजाधर बाबू का जीवन जो है उसको सफल कहा जा सकता है। वापसी कहानी का शीर्षक उपयुक्त किस प्रकार माना जा सकता है? तो कहानी वापसी की घटना पर केंद्रित है। कथा का प्रारंभ गजाधर बाबू के घर की वापसी से होता है, ये भी सही है। कथा का अंत गजाधर बाबू के घर से वापसी से होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि पारिवारिक विसंगतियों तथा बिखराव को इंगित करना। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। गजाधर बाबू के बेटे, बहू और बेटी युवा पीढ़ी के लिए किस विचारधारा के पोषक हैं? तो स्वच्छतावादी। इस तरीके से हमारा इसका भी जो है एमसीक्यू कंप्लीट हुआ। और अब हम देखेंगे न्यू स्टोरी जिसका नाम है अभिशप्त, और इसे जो है यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए यशपाल जी के बारे में पहले हम जानते हैं। प्रसिद्ध कहानीकार और उपन्यासकार यशपाल का जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को पंजाब स्थित फिरोजपुर में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। उस शिक्षा के लिए लाहौर गए, जहां उनका परिचय अनेक क्रांतिकारियों से हुआ। यशपाल ने महान क्रांतिकारी के रूप में भी ख्याति प्राप्त की थी। इस कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। जेल में ही सन 1936 में उनका विवाह प्रकाश बती से हुआ था। अच्छा,
रिहा होने के बाद 1938 ईस्वी में विप्लव का प्रकाशन कराना प्रारंभ किया। विप्लव, ठीक है। इसके प्रकाशन से हिंदी में राजनीतिक पत्रकारिता की शुरुआत हुई। उन्होंने उर्दू में बागी का भी प्रकाशन किया। 1976 में उनका निधन हो गया। यशपाल एक जनवादी लेखक थे। उन्होंने शोषित पीड़ितों के उत्थान का उद्देश्य लेकर साहित्य की कई विद्याओं को सुदृढ़ किया। समाज को शोषण, अंधविश्वास और शिक्षा से मुक्त कराने के उद्देश्य से लिखा गया उनका साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी रचनाओं से मार्क्सवादी सिद्धांतों और सुधारवादी दृष्टिकोण को प्रतिष्ठित किया और मनोविश्लेषणवादी रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, देखिए। यशपाल का दादा कॉमरेड, ठीक है, 1941। देशद्रोही 1943 में उन्होंने लिखा। दिव्या 1945 में। मनुष्य के रूप 1949 में। झूठा सच 1953 में। कहानी संग्रह में बात करें तो भस्मावृत, चिंगारी, पिंजरे की उड़ान, धर्मयुद्ध, तर्क का तूफान आदि। आत्मकथा सिंह अवलोकन। संस्मरण में अगर बात करें तो लोहे के दीवार के दोनों ओर। अब देखते हम कहानी, ठीक है। कहानी का नाम है मिसपाल, नहीं सॉरी, अभिशप्त नाम है। मिसपाल इसके आगे वाले में है, अभिशप्त नाम है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अभिशप्त। अमीनुद्दौला पार्क के प्रायः ही प्रदर्शनी, मेला या जलसा कुछ न कुछ लगा ही रहता है। मेले ठेले के धक्के से परेशान हुए बिना तमाशे की सैर करनी हो तो किनारे के किसी 2 मंजिले मकान के बरामदे से हो सकती है। इस विचार से इन जाड़ों में संध्या भोजन के बाद मुंह में पान या शुक्ला जी के बच्चों के लिए जेब में लेमन ड्रॉप ले छड़ी घुमाता हुआ मैं प्रायः शुक्ला जी के बरामदे में जा बैठता। शुक्ला जी स्वयं जैसे बैठकबाज और हंसोड़ हैं। उनकी श्रीमती जी भी वैसे ही मिलनसार हैं। दिन भर कारोबार के चिकचिक के बाद संध्या समय घंटे 2 घंटे सभ्य और सुसंस्कृत लोगों के साथ बैठे बातचीत कर लेने से एक संतोष सा हो जाता है। शुक्ला जी के दोनों बच्चे लल्लू और सबिता मेरे कदमों की आहट आने से भाप जाते हैं। उन्होंने आंगन में ही घेर लिया। जेब खाली करते हुए पुकारा, शुक्ला जी। आंगन के सामने वाले कमरे के परली और बरामदे से झांक मिसेस शुक्ला ने उत्तर दिया, आइए ना। कैसे पुकार रहे हैं, जैसे बिल्कुल अपरिचित हो। बिजली की हजारों बत्तियों के प्रकाश के नीचे पार्क में प्रदर्शनी का मेला पड़ा था। भीड़ अधिक थी। प्रसंग छेड़ने के अभिप्राय से मुस्कुराकर मैंने पूछा, इतनी भीड़? क्या आज फिर जालौन और फतेहपुर में आतिशबाजी का मुकाबला है? बात रखने के लिए मुस्कुराहट में सहयोग दे मिसेस शुक्ला ने कहा, कुछ होगा ही। लोगों के जेब के पैसे खींचने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। अपने अभ्यास के विरुद्ध ऊंचे स्वर में हंसकर शुक्ला जी ने कुछ न कहा। शुक्ला जी किरमिच की आराम कुर्सी पर पांव फैलाए बैठे रहे। दाएं हाथ की उंगलियां ठोड़ी को टिकाए, पीठ पीछे की पटियास पर सिर धरे व गंभीर मुद्रा में जगमगाते प्रकाश में बावली हो रही भीड़ की ओर देखते रहे। दृष्टि दूसरी ओर रहने पर मेरे कुर्सी पर बैठे जाने की प्रतीक्षा में थे। क्या जमाना आ गया है। चप्पल पर रखे अपने पांव हिलाते हुए वह बोले। शुक्ला जी की इस भूमिका में सहयोग देने के लिए श्रीमती जी के चेहरे पर से मेरे स्वागत के लिए क्षण भर की आई मुस्कुराहट विलीन हो गई। अरे जाने क्या होने वाला है दुनिया में। एक गहरी सांस खींचने उन्होंने गर्दन घुमा ली। इस प्रस्ताव से पर्याप्त गंभीरता और उत्सुकता का वातावरण तैयार हो जाने पर भी धीमे शुक्ला जी ने आरंभ किया, भाई इस जमाने में जो ना हो जाए वही थोड़ा है। हाँ, या तो गूंगे नवाब का अहाता है, जहाँ बम पुलिस बनी है वहीं उसके साथ सी कोठरियाँ हैं, वहाँ पिछली रात खून हो गया। खून किया किसने? 5 बरस के बच्चे ने। वे कुर्सी पर से लेट उठ बैठे। अत्यंत विस्मयजनक समाचार सुनाने के प्रयत्न में उनकी आंखें स्वयं विस्मय से फैल गई। क्या विश्वास कर सकोगे? 5 बरस के बच्चे ने खून तो क्या किया होगा? मैंने विस्मय में सहयोग दिया। कोई दुर्घटना बेचारे से हो गई होगी।
लड़के छत पर खेल रहे होंगे या पतंगबाजी धक्का दे दिया हो। समर्थन की आशा से मैंने श्रीमती शुक्ला जी की ओर देखा। उन्होंने मुख पर विषाद की छाया गहरी हो गई। कुर्सी की पीठ पर अपने हाथ पर गाल टिका। उन्होंने एक और दीर्घ श्वास लिया। उत्तेजना में शुक्ला जी कुछ आगे झुक गए। क्या कह रहे हो? दोनों हाथ के पंजों को बांध संकेत से बोले। खून? गला घोट कर खून? 5 बरस के बच्चे ने? आश्चर्य से फैली मेरी आंखों ने पूछा। कैसे? दीवार की ओर जो सबसे पीछे कोठरी है वहीं एक झल्ली वाला रहता है, ज्वाला जात का अहीर। उसके एक 5 बरस का लड़का और 3 बरस की लड़की थी। झिल्ली ढोने वाला क्या काम लेगा? कभी 4 कभी 2 ही आने। अरे अमीनाबाद फतेहगंज से बोझ उठवाकर आप आधा मील या मील भर ले जाइएगा तो 2-4 हद 6 पैसे दे दीजिएगा। उसकी अहरीन फतेहगंज में दाल दलने लग जाती है तो 2-3 आने अधिक सेर अनाज ले आती है। किसी तरह दोनों बच्चों को पाल रहे थे। समय जैसा है जानते ही हो। रुपए का 12-14 सेर मिलता था तो अब 2.5-3 सेर मिलता है। वह भी अन्न नहीं कुअन्न। किसी तरह रूखे रूखे बच्चों का पेट भर रहे थे। इस पिछले शनिचर अहिरन के एक बच्चा और हो गया। अहीर झल्ली ढोकर जो कुछ ले आता उसी में गुजारा चल रहा था। गुजारा क्या, चूनी भुस्सी से जो कुछ मिला 1 जून आधा पेट खाकर पड़े रहे। ना हुआ बच्चों को खिला दिया। खुद जैसे तैसे रात काट कर छाती के बच्चों को पेट कैसे भरे? माँ के दूध तो तब उतरे जब उसके पेट में कुछ जाए। माँ दिन दिन स्वयं सूखती जा रही थी। कहीं पानी के लोटों से दूध बनता है? गैया को भी घास फूसी कुछ चाहिए ही। गौ माता और नारी माता की इस तुलनात्मक चर्चा से मेरी दृष्टि श्रीमती जी की ओर उठ गई। वह कुर्सी पर करवट से बैठी थी। इस भोंडी बात से वह भी घूम गई। उनकी उपेक्षा कर शुक्ला जी कहते चले गए। आज क्या हुआ? बाप तड़के ही झल्ली ले सब्जी मंडी चला गया। चुटकी भर आटा जो कुछ था माँ ने लोटे में घोल दिया। 2-2 चुल्लू लड़के लड़की को पिला दिया। बच्चे अभी और मांग रहे थे। उन्हें डांट माँ ने थोड़ा सा घोल बचा लिया। छाती में दूध था नहीं। कपड़े के बत्ती से माँ वही घोल नन्हे बच्चे को भी पिलाने लगी। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उठकर बम पुलिस तक गई। लौट कर आई तो बेचारी की चीख निकल गई। लड़का उन्हें बच्चे को गला घोंट बैठा था। बच्चे के प्राण निकल चुके थे। माँ सिर नोच चीखने लगी। लोग इकट्ठा हो गए। बच्चों को धमकाकर और पुचराकर पूछा। लड़की ने बताया भैया ने नन्हे को मार दिया। लड़के को पुचकारा, मिठाई का लालच दिया। कहता है सुनिए सुनिए, कहता है अम्मा घोल हमें नहीं देती, नन्हे को पिला देती है। बड़ी भूख लगी थी। सुना आपने? कैसा समय आ गया है। वितृष्णा के स्वर में मिसेस शुक्ला ने कहा, देखिए ना इन लोगों के बच्चे इतनी ही उम्र में भी कैसे पक्के होते हैं। 5 बरस का बच्चा भी समझता है उसका हिस्सा बांटने वाला उसका दुश्मन है। यह हमारी सबिता इस सावन में 5 की हो गई। छठा लग रहा है। खाने को दो, थाली में कुत्ता मुंह डाल दे तो उल्टा प्यार करने लगती है। शुक्ला जी मेरी दृष्टि मिसेस शुक्ला की ओर से अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अकाल, महामारी, भूकंप जो ना हो जाए वहीं भगवान का दिया समझो। ऐसे ही कर्मों की बदौलत तो देश दाने दाने को तरसने लगा है। उफ, दूध पीते बच्चे तक के दिल में बैर और हिंसा, इसी का दंड तो हम लोग भोग रहे हैं। अपनी कुर्सी पर कुछ और आगे बढ़ उन्होंने पूछा, सोचिए ऐसे बच्चों का आगे जाकर क्या बनेगा? भूख, मैं कहना चाहता था। मेरी बात काटकर शुक्ला जी और ऊंचे स्वर में बोले, अजी भूख नहीं तो ऐसे कर्मों का फल और क्या होगा? ऐसे पापों का फल तो सर्वनाश होकर भी पूरे नहीं हो सकता। मन की अवस्था बहस करने लायक ना रही। पाप के कारण और फल के संबंध में सोचता रह गया। जन्म से पाप करने के लिए मजबूर हुआ अभिशप्त क्या कभी पाप मुक्त हो सकेंगे? अब देखेंगे परीक्षा कॉर्नर। यशपाल का जन्म कब हुआ? 1903 में।
कहाँ हुआ? पंजाब के फिरोजपुर छावनी में। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुआ, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में। बीए की शिक्षा यशपाल जी ने लिया है लाहौर के नेशनल कॉलेज से। लाहौर में यशपाल का परिचय हुआ था भगत सिंह और सुखदेव से। यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा? स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार है आम आदमी से। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? यथार्थवादी शैली। यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मर्मिक दस्तावेज है? झूठा सच। ठीक है, झूठा सच। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है? पतनशील सामंती वर्ग पर। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह है तर्क का तूफान, ज्ञान दान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता। यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन है? अमिता, दिव्या, दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, मेरी बात उसकी बात। यशपाल की मृत्यु हुई थी 1976 में। लखनवी अंदाज कहानी में लेखक ने किस ट्रेन से यात्रा का वृतांत चित्रित किया? पैसेंजर ट्रेन। अब हम लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे एमसीक्यू। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा कि यशपाल का जन्म कब हुआ था? 1903 में। कहाँ हुआ था? फिरोजपुर में। ठीक है, पंजाब के फिरोजपुर छावनी, ए नंबर। यशपाल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की? तो प्रारंभिक शिक्षा जो है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। बीए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो लाहौर के नेशनल कॉलेज से। लाहौर में यशपाल का परिचय किससे हुआ? भगत सिंह तथा सुखदेव से। यशपाल को जेल क्यों जाना पड़ा? तो 6 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वाधीनता संग्राम के कारण। ऑप्शन नेक्स्ट है कि यशपाल की रचनाओं को सीधा सरोकार किससे होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आम आदमी से। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? तो यथार्थवादी, ऑप्शन नंबर बी। यशपाल को कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की इस त्रासदी का मर्मिक दस्तावेज है? तो सच, क्या नाम है, 9 का आंसर हो जाएगा झूठा सच। सच्चा झूठा नहीं, झूठा सच। यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है? सामंती वर्ग पर। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं? तर्क। यशपाल की रचनाओं का सीधा सरोकार किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए, आम आदमी से। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यथार्थवादी। यशपाल का कौन सा उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मर्मिक दस्तावेज है? तो ऑप्शन नंबर बी, झूठा सच। याद रखिएगा, सच्चा झूठा नहीं है, ये उल्टा है, झूठा सच। नेक्स्ट है कि यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है? सामंती वर्ग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं? तो तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, दो दुलिया, फूलों का कुर्ता, ये सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन से हैं? ठीक है, तो दादा कॉमरेड, पार्टी कॉमरेड, अमिता, दिव्या, मेरी बात उसकी बात, ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि यशपाल की मृत्यु कब हुई? तो 1976 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस पार्क के आसपास मेला या जलसा लगा रहता था? तो अमीनू दौला पार्क, ए नंबर। शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? तो शुक्ला जी के जो है 2 बच्चे थे। नेक्स्ट है कि शुक्ला जी के बच्चे का नाम क्या था? तो उस शुक्ला जी के बच्चों का नाम था लल्लू और सबिता। आतिशबाजी का मुकाबला किस स्थान पर होना था? तो जालौन और फिरोजपुर, है ना, सॉरी फतेहपुर। ठीक है, जालौन और फतेहपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कुछ होगा ही लोगों के जेब के पैसे खींचने के लिए कुछ बहाना चाहिए। यह कथन जो है किसका था? तो ये कथन जो है शुक्ला जी का था। शुक्ला जी बैठे थे किस पे? तो शुक्ला जी बैठे थे कुर्सी पर। नेक्स्ट है कि ज्वाला का संबंध किस जाति से था? तो अहीर से था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि ज्वाला जो जाति का अहीर था उसके कितने बच्चे थे? तो उसके जो है 2 बच्चे थे।
ठीक है। जो अहीर था उसके 2 बच्चे था, तीसरा बच्चा होता है जिसको मार दिया जाता है, मार देता है उसका बच्चा। नेक्स्ट है, रुपए का कितना शेर मिलता था? रुपए का कितना शेर मिलता था? तो ये हो जाएगा आपका 12-14 शेर। ठीक है, 22 का हो गया सी। निम्नलिखित में से किसने कहा कि देखिए ना, इन लोगों के बच्चे इतनी कम उम्र में कैसे पक्के होते हैं? तो ये जो है शुक्ला जी ने कहा। इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा जो है ये भी खत्म हो गया हमारा अभिशप्त। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मिस पाल, और इसे किसने लिखा है? मोहन राकेश जी ने लिखा है। अगर मोहन राकेश आपको याद हो तो हमने जो नाटक पढ़ा था आधे अधूरे, ये भी मोहन राकेश जी का ही था। ठीक है, वो भी था, और आज हम पढ़ेंगे मोहन राकेश जी का। तो मैंने उसमें जो है उनका जीवनी पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वह दूर से दिखाई देती आकृति मिस पाल ही हो सकती थी। फिर भी विश्वास करने के लिए अपना चश्मा ठीक किया। निसंदेह वह मिस पाल ही थी। यह तो खैर मुझे पता था कि वह इन दिनों कुल्लू में ही कहीं रहती है, पर इस तरह अचानक उससे भेंट हो जाएगी यह नहीं सोचा था, और उसे सामने देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह अस्थायी रूप से कुल्लू और मनाली के बीच उस छोटे से गांव में रहती होगी। जब वह दिल्ली से नौकरी छोड़कर आई थी तो लोगों ने उसके बारे में क्या क्या नहीं सोचा था। बस रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर रुक गई। मिस पाल डाक खाने के बाहर खड़ी पोस्ट मास्टर से कुछ बात कर रही थी। हाथ में वह एक थैला लिए थी। बस को रुकने पर ना जाने किस बात के लिए पोस्ट मास्टर को धन्यवाद देती हुई वह बस की तरफ मुड़ी। तभी मैं उतरकर उसके सामने पहुंच गया। एक आदमी के अचानक सामने आ जाने से मिस पाल थोड़ा अचका गई, मगर मुझे पहचानते ही उसका चेहरा खुशी और उत्साह से खिल गया। रंजीत तुम? उसने कहा। तुम यहाँ कहाँ से टपक पड़े? मैं इस बस से मनाली से आ रहा हूँ, मैंने कहा। अच्छा मनाली, तुम कब से आए हुए थे? 8-10 दिन हुए आया था, आज वापस जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? मिस पाल के चेहरे से आधा उत्साह गायब हो गया। देखो कितनी बुरी बात है कि 8-10 दिन से तुम यहाँ हो और मुझसे मिलने की तुमने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें यह तो पता ही था ना कि मैं आजकल कुल्लू में हूँ। हाँ यह तो पता था, पर यह नहीं पता था कि कुल्लू के किस हिस्से में हो। अब भी तुम अचानक ही दिखाई दे गई। नहीं नहीं, मुझे कहाँ से पता चलता कि तुम इस जंगल को आबाद कर रही हो। सचमुच बहुत बुरी बात है, मिस पाल उल्हाने के स्वर में बोली। तुम इतने दिनों से यहाँ हो और मुझसे तुम्हारी भेंट हुई आज जाने के वक्त। ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल के कुछ चिढ़कर ड्राइवर की तरफ देखा और एक साथ झिड़कने और क्षमा मांगने के स्वर में कही, बस एक ही मिनट, मैं भी यही बस से कुल्लू चल रही हूँ। मुझे कुल्लू की एक सीट दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम इस बस से कहाँ तक जा रहे हो? आज तो इस बस से जोगिंदर नगर जाऊंगा, वहाँ एक दिन रहकर कल सुबह आगे की बस पकड़ूंगा। ड्राइवर अब और जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिस पाल ने एक बार क्रोध और बेबसी के साथ उसकी तरफ देखा और बस के दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, अच्छा कुल्लू तक तो हम लोगों का साथ है ही, और बात कुल्लू पहुंचकर करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम 2-4 यहीं रुको, फिर चले जाना। बस में पहले भी बहुत भीड़ थी। 2-3 आदमी वहां से और चढ़ गए थे, जिससे अंदर खड़े होने की जगह भी नहीं रही थी। मिस पाल दरवाजे के अंदर जाने लगी तो कंडक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैंने कंडक्टर से बहुत तेरा कहा कि अंदर मेरे वाली जगह खाली है, मिस साहब वहाँ बैठ जाएंगी और मैं भीड़ में किसी तरह खड़ा होकर चला जाऊंगा। मगर कंडक्टर एक बार जिद पर अड़ा तो अड़ा ही रहा, और सवारी वह नहीं ले सकता। मैं अभी उससे बात ही कर रहा था कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मैं सामान बस में था, इसलिए मैं दौड़कर चलती बस में सवार हो गया। दरवाजे के अंदर जाते ही मैंने एक बार मुड़कर मिस पाल की तरफ देख लिया। वह इस तरह अकचकाई सी खड़ी थी जैसे कोई उसके हाथ से उसका सामान छीनकर भाग गया हो और उसे समझ ना आ रहा हो कि उसे अब क्या करना चाहिए। बस हल्के हल्के मोड़ काटती कुल्लू की तरफ बढ़ने लगी। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली
तो मैंने ही क्यों ना अपना सामान वहां उतरवा दिया। मेरा टिकट जोगिंदर नगर का था, पर यह जरूरी नहीं था कि उस टिकट से जोगिंदर नगर तक जाऊंगा ही। मगर मिस पाल से भेंट कुछ ऐसे आकस्मिक ढंग से हुई थी और निश्चय करने के लिए समय बहुत कम था। मैं यह बात उस समय सोच भी नहीं सका था। थोड़ा सा भी समय और मिला होता तो मैं जरूर कुछ देर के लिए वहां उतर जाता। उतने समय में तो मैं मिस पाल से कुशल समाचार भी नहीं पूछ सका था, क्योंकि मन में उसके संबंध में कितना कुछ जानने की उत्सुकता थी। उसके दिल्ली छोड़ने के बाद लोग उसके बारे में जाने क्या क्या बातें करते रहे थे। किसी का ख्याल था कि उसने कुल्लू में एक रिटायर अंग्रेज मेजर से शादी कर ली है और मेजर ने अपने सेब के बगीचे उसके नाम कर दिए हैं। तो किसी की सूचना थी कि उसे वहां सरकार की तरफ से वजीफा मिल रहा है और वह करती वर्ती कुछ नहीं, बस घूमती और हवा खाती है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि मिस पाल का दिमाग खराब हो गया और सरकार उसे इलाज के लिए अमृतसर पागलखाने में भेज रही है। मिस पाल एक दिन अचानक अपनी लगी हुई 500 की नौकरी छोड़कर चली आई थी। इससे लोगों में उसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। जिन दिनों मिस पाल ने त्यागपत्र दिया, मैं दिल्ली में नहीं था, लंबी छुट्टी लेकर बाहर गया था। मगर मिस पाल के नौकरी छोड़ने का कारण मैं काफी हद तक जानता था। वह सूचना विभाग में हम लोगों के साथ काम करती थी और राजेंद्र नगर में हमारे घर से 10-12 घर छोड़कर रहती थी। दिल्ली में भी उसका जीवन काफी अकेला था, क्योंकि दफ्तर के ज्यादातर लोगों से उसका मन मुटाव था और बाहर के लोगों से वह मिलती बहुत कम थी। दफ्तर का वातावरण उसे अपने अनुकूल नहीं लगता था। वह वहाँ एक दिन जैसे गिनकर काटती थी। उसे हर एक से शिकायत थी कि वह घटिया किस्म का आदमी है, जिसके साथ उसका उठना बैठना नहीं हो सकता। ये लोग इतने ओछे और बेईमान हैं, वह कहा करती। इतनी छोटी और कमीनी बातें करते हैं कि मेरा इनके बीच काम करते हर वक्त दम घुटता रहता है। जाने क्यों ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। मगर उस वातावरण में उसके दुखी होने के कारण दूसरा था, जिसे वह मुंह से स्वीकार नहीं करती थी। लोग इस बात को जानते थे, इसलिए जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए कुछ न कुछ कहते रहते थे। बुखारिया तो रोज ही उसके रंग रूप पर कोई न कोई टिप्पणी कर देता था। क्या बात है मिस पाल, आज रंग बहुत निखर रहा है। दूसरी तरफ से जोरावर सिंह बात जोड़ देता, आजकल मिस पाल पहले से स्लिम भी तो हो रही है। मिस पाल इन संकेतों से बुरी तरह परेशान हो उठती और कई बार ऐसे मौकों पर कमरे से उठकर चली जाती। उसकी पोशाक पर भी लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते रहते थे। वह शायद अपने मोटापे की क्षतिपूर्ति के लिए ही बाल छोटी करवाती थी, बगैर बाह के कमीज पहनती थी और बनाव सिंगर से चिढ़ होने पर भी रोज काफी समय मेकअप पर खर्च करती थी। मगर दफ्तर में दाखिल होते ही उसे किसी न किसी के मुंह से ऐसी बात सुनने को मिल जाती थी, मिस पाल इस नई कमीज का डिजाइन बहुत अच्छा है, आज तो गजब ढा रही हो तुम। मिस पाल को इस तरह की हर बात दिल में चुभ जाती थी। जितनी देर दफ्तर में रहती उसका चेहरा गंभीर बना रहता। जब 5 बजते तो वह इस तरह अपनी में से उठती जैसे कई घंटों से सजा भोगने के बाद उसे छुट्टी मिली हो। दफ्तर से उठकर वह सीधे अपने घर चली जाती और अगले दिन सुबह दफ्तर के लिए निकलने तक वहीं रहती। शायद दफ्तर के लोगों से तंग आ जाने की वजह से ही वह और लोगों से भी मेलजोल नहीं रखना चाहती थी। मेरा घर होने की वजह से, या शायद इसलिए कि दफ्तर के लोगों में एक मैं ही था जिसने उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। वह कभी शाम को हमारे यहाँ चली आती थी। मैं अपनी बुआ के पास रहता था और मिस पाल मेरी बुआ और उनकी लड़की। किसी दिन हम उसके यहाँ चले जाते थे। वह घर से समय बिताने के लिए संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। हम लोग पहुँचते तो उसके कमरे से सितार की आवाज़ आ रही होती या वह रंग और कूचियों लिए किसी तस्वीर में उलझी होती। मगर जब वह इन दिनों में से कोई भी काम ना कर रही होती तो अपने तख्त पर बिछे मुलायम गद्दे पर 2 तकियों के बीच लेटी छत को ताक रही होती। उसके गद्दे पर जो झीना रेशमी कपड़ा बिछा रहता था उसे देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मन करता था कि खींचकर बाहर फेंक दूं। उसके कमरे में सितार, तबला, रंग कैनवास,
तस्वीरें, कपड़े तथा नहाने और चाय बनाने का सामान इस तरह से उलझे बिखरे रहते थे कि बैठने के लिए कुर्सियां का उद्धार करना एक समस्या हो जाती थी। कभी मुझे उसके झीने रेशमी कपड़े वाले तख्त पर बैठना पड़ जाता तो मुझे मन में बहुत सी परेशानी होती। मन करता था कि जितनी जल्दी हो वहां से उठ जाऊं। मिस पाल अपने कमरे के चारों तरफ खोज कर जाने कहां से एक चायदानी और 3-4 टूटी प्यालियां निकाल लेती और हम लोगों को फर्स्ट क्लास बोहेमियन कॉफ़ी पिलाने की तैयारी करने लगती। कभी वह हम लोगों को अपनी बनाई तस्वीरें दिखाती और हम तीनों में और मेरी दोनों बहनें अपना अज्ञान छिपाने के लिए उनकी प्रशंसा कर देते हैं। मगर कई बार वह हमें बहुत उदास मिलती और ठीक ढंग से बात भी ना कराती। मेरी बहनें ऐसे मौके पर उससे चिढ़ जाती और कहती कि वे उसके यहाँ फिर नहीं जाएंगी, मगर मुझे ऐसे अवसर पर मिस पाल से ज़्यादा सहानुभूति होती। आखिर बार जब मैं मिस पाल के यहाँ गया, मैंने उसे बहुत ही उदास देखा था। मेरा उन दिनों अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन था और मैं कई दिन अस्पताल में रहकर आया था। मिस पाल उन दिनों रोज अस्पताल में खबर पूछने आती रही थी। बुआ अस्पताल में मेरे पास रहती थी, पर खाने पीने का सामान इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल था। मिस पाल सुबह सुबह आकर सब्जियां और दूध दे जाती थी। जिस दिन मैं उसके यहाँ गया, उससे एक ही दिन पहले मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी और मैं अभी काफ़ी कमज़ोर था। फिर भी उसने मेरे लिए जो तकलीफ़ उठाई थी, उसके लिए मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था। मिस पाल ने दफ्तर से छुट्टी रखी थी और कमरा बंद किए अपने गद्दे पर लेटी थी। मुझे पता लगा कि शायद वह सुबह से नहाई भी नहीं है। क्या बात है मिस पाल, तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। तबीयत ठीक है, उसने कहा, मगर मैं नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। क्यों, कोई खास बात हुई क्या? नहीं, खास बात क्या होगी, बात बस इतनी सी है। मैं ऐसे लोगों के बीच काम कर ही नहीं सकती। मैं सोच रही हूँ कि दूर के किसी खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में चली जाऊँ और वहाँ रहकर संगीत और चित्रकला का ठीक से अभ्यास करूँ। मुझे लगता है मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की ज़िंदगी जीने का आखिर मतलब ही क्या है। सुबह उठती हूँ, दफ्तर चली जाती हूँ, वहाँ 7-8 घंटे खराब करके घर आती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। ये सारा का सारा सिलसिला मुझे बिल्कुल बेमानी लगता है। मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़रूरतें ही कितनी हैं। मैं कहीं भी जाकर एक छोटा सा कमरा लूँ तो थोड़ा सा ज़रूरत का सामान अपने पास रख कर 50-60 या 100 रुपये में गुजारा कर सकती हूँ। यहाँ मैं जो 500 लेती हूँ, वे 5 के 500 हर महीने खर्च हो जाते हैं। किस तरह खर्च हो जाते हैं यह खुद मेरी समझ में नहीं आता। पर अगर ज़िंदगी इसी तरह चलती है तो क्यों मैं खामखा दफ्तर आने जाने का भार ढोती रहूं? बाहर रहने में कम से कम स्वतंत्रता तो होगी। मेरे पास कुछ रुपए पहले के हैं, कुछ मुझे प्रोविडेंट फंड के मिल जाएंगे। इतने में एक छोटी सी जगह पर मेरा काफ़ी दिन गुजारा हो सकता है। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ यहाँ से गंदगी ना हो और लोग इस तरह की छोटी हरकतें ना करते हो। ठीक से जीने के लिए इंसान को कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि उसके आसपास का वातावरण उजला और साफ है और वह एक में एक की तरह गंदे पानी में नहीं जी रहा। मगर तुम यह कैसे कह सकती हो कि जहाँ भी तुम जाकर रहोगी वहाँ हर चीज़ वैसे ही होगी जैसे तुम चाहती हो? मैं जो समझता हूँ कि इंसान जहाँ भी चला जाए, अच्छे और बुरी दोनों तरह की चीज़ें उसे अपने आसपास मिलेंगी ही। तुम यहाँ के वातावरण से घबरा कर कहीं और जाती हो तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वहाँ का वातावरण भी तुम्हें ऐसा ही नहीं लगेगा? इसलिए मेरे ख्याल से नौकरी छोड़ने की बात सुन तुम गलत सोचती हो। तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो। लोग बातें करते हैं तो करने दो। पर मिस पाल की वितृष्ण इससे कम नहीं हुई। तुम नहीं समझते रंजीत, वह बोली, यहाँ ऐसे लोगों के बीच और रहूंगी तो मेरा दिमाग बिल्कुल खोखला हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि मैं जो तुम्हारे लिए सुबह दूध और सब्जियां लेकर जाती रही हूँ, उसे लेकर भी ये लोग क्या क्या बातें करते रहे हैं। जो लोग अच्छे से अच्छा काम का ऐसा कमीना मतलब लेते हो, उनके बीच आदमी रह ही कैसे सकता है? मैंने यह सब बहुत दिन से सह लिया है, अब और मुझसे नहीं सहा जाता है। मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाऊँ।
बस यही एक बात तय नहीं कर पा रही हूँ कि जाऊँ कहाँ। अकेली होने से, किसी अनजान जगह जाकर रहने से डर लगता है। तुम जानते ही हो कि मैं, और बात बीच में छोड़कर वह उठ खड़ी हुई। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ चाय वाय तो बनाऊं? तुम अभी अस्पताल से निकल कर आए हो और मैं हूँ कि अपनी ही बात किए जा रही हूँ। तुम्हें भी कुछ दिन घर पर आराम करना चाहिए। अभी से इस तरह चलना फिरना ठीक नहीं। मैं चाय नहीं पीऊँगा, मैंने कहा। मैं तुम्हें कुछ समझा तो नहीं सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम लोगों की बातों की ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे रही हो। मेरा यह भी ख्याल है कि लोग वास्तव में उतने बुरे नहीं हैं जितना कि तुम उन्हें समझती हो। अगर तुम इस नज़र से सोचो कि इस बात को रहने दो। मिसपाल ने मेरी बात बीच में काट दी। मैं इन लोगों से दिल से नफरत करती हूँ। तुम इन्हें इंसान समझते हो? मुझे तो ऐसे लोगों से अपनी पिंकी ज़्यादा अच्छा लगता है। वह उन सब से कहीं ज़्यादा सब है। पिंकी मिसपाल का छोटा सा कुत्ता था। वह कुछ देर उसे गोदी में लिए उसके बालों पर हाथों फेरती रही। मैंने पहले भी कई बार देखा था कि वह उसे कुत्ते को एक बच्चे की तरह प्यार करती है और उसे खाना खिलाकर बच्चों की तरह ही तौलियों से उसका मुंह पोंछती है। मैं कुछ देर बाद वहां से उठकर चला तो मिसपाल पिंकी को गोदी में लिए मुझे बाहर दरवाजे तक छोड़ने आई। अंकल को टाटा करो। वह पिंकी की एक अगली टांग हाथ से हिलाती हुई बोली, टाटा। मैं लंबी छुट्टी से वापस आया तो मिसपाल त्यागपत्र देकर जा चुकी थी। वह अपने बारे में लोगों को इतना ही बताकर गई थी कि वह कुल्लू के किसी गांव में बसने जा रही है। बाकी बातें लोगों की कल्पना ने अपने आप जोड़ दी थी। बस ब्यास के साथ साथ मोड़ काट रही थी और मेरा मन हो रहा था कि लौटकर रायसन चला जाऊं। मैं मनाली में 10 दिन अकेला रहकर उब गया था और मिसपाल थी कि कई महीनों से वहां रहती थी। मैं जानना चाहता था कि वह अकेली वहाँ कैसा महसूस करती है और नौकरी छोड़ने के बाद से उसने क्या कुछ कर डाला। यूं एक अपरिचित स्थान पर किसी पुराने परिचित से मिलने और बात करने का भी अपना आकर्षण होता है। बस जब कुल्लू पहुंचकर रुकी तो मैंने अपना सामान वहां उतरवा कर हिमाचल राज्य परिवहन के दफ्तर में रखवा दिया और रायसन के लिए वापसी की पहली बस पकड़ ली। बस ने 15-20 मिनट में मुझे रायसन के बाजार में उतार दिया। मैंने वहाँ एक दुकानदार से पूछा कि मिसपाल कहाँ रहती है। मिसपाल कौन है भाई? दुकानदार ने अपने पास बैठे युवक से पूछा। वह तो नहीं, वह कटे बालों वाली मिस? हाँ हाँ, वही होगी। दुकान में और भी 4-5 व्यक्ति थे। उन सबकी आंखें मेरी तरफ घूम गई। मुझे लगा जैसे वो मन में यह तय करना चाह रहे हो कि कटे बालों वाली मिस के साथ मेरा क्या रिश्ता होगा। चलिए, मैं आपको उसके यहाँ छोड़ आता हूँ, कहकर युवक दुकान से उतर आया। सड़क पर मेरे साथ चलते हुए उसने पूछा, क्या भाई साहब, यह मिस क्या अकेली ही है या? हाँ, अकेली ही है। कुछ देर हम लोग चुप रहकर चलते रहे। फिर उसने पूछा, आप उसके क्या लगते हैं? मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसको क्या उत्तर दूं। पल भर सोचकर मैंने कहा, मैं उसका रिश्तेदार नहीं हूँ, उसे वैसे ही जानता हूँ। सड़क की बाई तरफ थोड़ा ऊपर को जाकर हम लोग एक खुले मैदान में पहुंच गए। मैदान चारों तरफ से पेड़ों से घिरा था और बीच में 5-6 जालीदार कॉटेज बने थे जो बड़े बड़े मुर्गी खानों जैसे लगते थे। लड़का मुझे बता कर कि उनमें पहला कॉटेज मिसपाल का है, वहां से लौट गया। मैंने जाकर कॉटेज का दरवाजा खटखटाया। कौन है? अंदर से मिसपाल की आवाज़ सुनाई दी। एक मेहमान है मिस, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोल लिया और अंदर चला गया। मिसपाल ने एक चारपाई पर अपना गद्दा लगा रखा था और उसी तरह 2 तकियों के बीच लेटी थी जैसे दिल्ली में अपने तख्त पर लेटी रहती थी। सिरहाने के पास एक खुली हुई पुस्तक रखी थी, बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में देखकर तय नहीं कर सका कि वह पुस्तक पढ़ रही थी या लेटी हुई सिर्फ छत की तरह देख रही थी। मुझे देखते वह चौंक कर बैठ गई। अरे तुम? हाँ, तुमने सोचा होगा कि गया आदमी फिर वापस भी आ सकता है। बहुत अजीब आदमी हो तुम। वापस आना था तो उसी समय क्यों नहीं उतर गए? बजाय इसके कि शुक्रिया अदा करो जो 7 मील जाकर वापस चला आया हूँ। शुक्रिया अदा करती अगर तुम उसी समय उतर जाते और मुझे बस में अपनी सीट ले लेने देते। मैंने ठहाका लगाया और बैठने के लिए जगह ढूंढने लगा। वहाँ भी चारों तरफ वही बिखराव और अव्यवस्था थी जो दिल्ली में उसके घर दिखाई दिया करती थी। हर चीज़ हर दूसरी चीज़ की जगह काम में लाई जा रही थी। एक कुर्सी ऊपर से नीचे तक मैले कपड़ों में लगी थी।
दूसरी पर कुछ रंग बिखरे थे और प्लेट रखी थी जिसमें बहुत से कीलें पड़ी थी। बैठो, मैं झट से तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मिस पाल व्यस्त होकर उठने लगी। अभी मुझसे बैठने को तो कहा नहीं और चाय की फिक्र पहले से करने लगी। मैंने कहा मुझे बैठने की जगह बता दो और चाय बाय रहने दो। इस वक्त तुम्हारी बेहिमियन चाय पीने का जरा भी मन नहीं है तो मत पियो। मुझे कौन झंझट करना अच्छा लगता है। बैठने की जगह मैं अभी बनाए देती हूँ। और कपड़े अपड़े हटाकर उसने एक कुर्सी खाली कर दी। बाईं तरफ एक बड़ी सी मेज थी और उस पर भी इतनी चीज़ें पड़ी थी कि कहीं कोशिश की तो पता चला कपड़ों के ढेर के नीचे मिस पाल ने अपने बनाए खाके रखे हैं। मिस पाल फिर से अपने बिस्तर में तकियों के सहारे बैठ गई थी। गद्दे पर उसने वही झीना रेशमी कपड़ा बिछा रखा था जिसे देखकर मुझे चिढ़ हुआ करती थी। मेरा उस समय भी मन हुआ कि उस कपड़े को निकाल कर फाड़ दूं या कहीं आग में झोंक दूं। मैंने सिगरेट सुलगाने के लिए मेज में दिया सलाई की डिबिया उठाई मगर खोलते ही वापस रख दी। डिबिया में दिया सलाइयाँ नहीं थी, गुलाबी सा रंग भरा था। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई मगर और डिबिया कहीं दिखाई नहीं दी। दिया सलाई किचन में होगी, मैं अभी लाती हूँ, कहती हुई मिस पाल फिर उठी और कमरे में चली गई। मैं उतनी देर आसपास देखता रहा। मुझे फिर उस दिन की याद हो आई जिस दिन मैं मिस पाल के घर देर तक बैठा उससे बातें करता रहा था। पिंकी से मिस पाल के टाटा करने की बात याद आने से मैं हंस दिया। तभी मिस पाल दिया सलाई की डिबिया लिए आ गई। मेरे अकेले में हंसना शायद उसे बहुत अस्वाभाविक लगा। वह सहसा गंभीर हो गई। किसी ने कुछ पिलाविला दिया है क्या? उसने मजाक और शिकायत के स्वर में कहा। मैं अपने इस तरह लौट कर आने की बात पर हंस रहा हूँ और जैसे अपने को ही अपने झूठ का विश्वास दिलाने के लिए मैंने अपनी हंसी की नकल की और कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस अनजान जगह पर अचानक तुमसे भेंट हो जाएगी। और तुम्ही ने कहाँ सोचा होगा कि जो आदमी बस में आगे चला गया था वह घंटा भर बाद तुम्हारे कमरे में बैठा तुमसे बात कर रहा होगा। और विश्वास करके कि मैंने अपने हंसने का कारण ही व्याख्या कर दिए, मैंने पूछा, तुम्हारी पिंकी कहाँ है? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। मिस पाल पहले से भी गंभीर हो गई। मुझे लगा कि उसका चेहरा अब काफ़ी रूखा लगने लगा है। आंखों में लाली भर रही थी जैसे कई रातों से वह ठीक से सोई ना हो। पिंकी को यहाँ आने के बाद एक रात सर्दी लग गई थी। उसने अपनी सांस दबाकर कहा, मैंने उसे कितनी ही गर्म चीज़ें खिलाई पर वह 2 दिन में चलता बना। मैंने विषय बदल दिया। उससे शिकायत करने लगा कि वह जो अपने बारे में बिना किसी को ठीक बताए दिल्ली से चली आई वह उसने ठीक नहीं किया। दफ्तर में अब भी लोग मिस पाल की बात करते हंसते होंगे? उसने ऐसे पूछा जैसे वह स्वयं उस मिस पाल से भिन्न हो। जिसके बारे में वह सवाल पूछ रही थी वह उसकी आंखों में यह जानने को बहुत उत्सुकता भर रही थी कि मैं उसके सवाल का क्या जवाब देता हूँ। लोगों की बातों को तुम इतना महत्व क्यों देती हो? मैंने कहा। लोग वैसी बातें इसलिए करते हैं कि उसके जीवन में मनोरंजन के दूसरे साधन बहुत कम होते हैं। जब वह व्यक्ति चला जाता है तो 4 दिन में यह भूल जाते कि संसार में उसका अस्तित्व था भी या नहीं। कहते कहते मुझे एहसास हो आया कि मैंने यह कहकर गलती की है। मिस पाल मुझसे यही सुनना चाहती थी कि लोग अब भी उसके बारे में उसी तरह बात करते हैं और उसी तरह उसका मजाक उड़ाते हैं। यह विश्वास उसके लिए अपने वर्तमान को सार्थक समझने के लिए जरूरी था। हो सकता है तुम्हारे सामने बात ना करते हों, मिस पाल बोली, क्योंकि उन्हें पता है कि हम लोग मित्र रहे हैं। नहीं तो वे कमीने लोग बात करने से बाज आ सकते हैं। अच्छा था कि मिस पाल ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने समझा मैं झूठ मूठ उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है बातें करते भी हो, मैंने कहा, पर तुम अब उन लोगों की बातें क्यों सोचती हो? कम से कम तुम्हारे लिए तो उन लोगों को अब अस्तित्व भी नहीं है। मेरे लिए उन लोगों का अस्तित्व कभी था ही नहीं। मिस पाल ने मुंह बिचका दिया। मैं उनमें से किसी को अपने पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं समझती थी। आंखों में लग रहा था जैसे अब भी उन लोगों को अपने पास देख रही हो और उसे खेद हो कि वह ठीक से उसने प्रतिशोध क्यों नहीं ले पा रही। तुम्हें पता है कि रमेश का फिर लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया है। मैंने बात बदल दी। अच्छा, तुम्हें पता नहीं था? पर उसने उस संबंध में और जानने को उत्सुकता प्रकट नहीं की। मैं फिर भी उसे रमेश के ट्रांसफ़र का किस्सा विस्तार से सुनाने लगा। मिस पाल हूँ हाँ करती रही, पर यह साफ था कि वह अपने अंदर ही कहीं खो गई है। मैं बहुत सुबह
मनाली से बिना नाश्ता किए चला था, इसलिए मुझे भूख लग आई थी। मैंने बात को रोटी के प्रकरण पर ले जाना उचित समझा। मैंने उससे पूछा कि उसने खाने की क्या व्यवस्था कर रखी है, खुद बनाती है या कोई नौकर रख रखा है। तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मिस पाल अब दफ्तर के माहौल से बाहर निकल आई। लगी ही तो उधर मेरे साथ किचन में चलो, जो कुछ बना है उस वक्त तो तुम्हें उसी में थोड़ा बहुत लेना होगा। शाम को मैं तुम्हें ठीक से बनाकर खिलाऊंगी। मुझे तुम्हारे आने का पता होता तो मैं इस वक्त भी कुछ और चीज़ बना रखती। यहाँ बाजार में तो कुछ मिलता ही नहीं। किसी दिन अच्छी सब्जी मिल जाए तो समझो बड़े भाग्य का दिन है। कोई दिन होता है जिस दिन एक आध अंडा मिल जाता है। शाम को मैं तुम्हारे लिए मछली बनाऊंगी। यहाँ का ट्राउट बहुत अच्छी होती है मगर मिलती बहुत मुश्किल से है। मुझे खुशी हुई कि मैंने सफलतापूर्वक बात का विषय बदल दिया है। मिस पाल बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई थी। मैंने भी कुर्सी से उठाते हुए कहा, आओ चलकर तुम्हारा रसोई घर तो देख लूं। उस समय मुझे कसकर भूख लगी है, इसलिए जो कुछ भी बना है वो मुझे ट्राउट से अच्छा लगेगा। शाम को मैं जोगिंदर नगर पहुंच जाऊंगा। मिस पाल दरवाजे से बाहर निकली हुई सहसा रुक गई। तुम्हें शाम को जोगिंदर नगर ही पहुंचना है तो लौट कर क्यों आए थे? यह बात तुम गांठ में बांध लो कि आज मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। तुम्हें पता है इन 3 महीनों में तुम मेरे यहाँ पहले ही मेहमान आए हो। मैं तुम्हें आज कैसे जान दे सकती हूँ? तुम्हारे साथ कुछ सामान बमान भी है या ऐसे ही चले आए थे? मैंने उसे बताया कि अपना सामान हिमाचल राज्य के परिवहन के दफ्तर में छोड़ आया हूँ। उससे कहा आया हूँ कि 2 घंटे में मैं लौट आऊँगा। मैं अभी पोस्टमास्टर से वही टेलीफोन करा दूंगी। कल तक तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे। तुम कम से कम 1 सप्ताह यहाँ रहोगे, समझे? मुझे पता होता कि तुम मनाली में आए हुए हो तो मैं भी कुछ दिन के लिए वहाँ चली आती। आजकल तो मैं यहाँ, खैर तुम पहले उधर तो आओ, नहीं तो भूख के मारे ही यहाँ से भाग जाओगे। मैं इस नई स्थिति के लिए तैयार नहीं था। उस संबंध में बाद में बात करने की सोचकर मैं उसके साथ रसोई घर में चला गया। रसोई घर कमरे जितनी अराजकता नहीं थी, शायद इसलिए कि वहाँ सामान ही बहुत कम था। एक कपड़े की आराम कुर्सी थी जो लगभग खाली ही थी। उस पर सिर्फ नमक का एक डिब्बा रखा हुआ था। शायद मिस पाल उस पर बैठकर खाना बनाती थी। खाना बनाने का सारा सामान एक टूटी हुई मेज पर रखा था। कुर्सी पर रखा हुआ डिब्बा उसने जल्दी से उठाकर मेज पर रख दिया और इस तरह मेरे बैठने के लिए जगह दी। फिर मिस पाल ने जल्दी जल्दी स्टोव जलाया और सब्जी की पतीली उस पर रख दी। कलछी साफ नहीं थी। वह उसे साफ करने के लिए बाहर चली गई। लौटकर उसे कलछी को पोंछने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिला। उसने अपनी कमीज से ही उसे पोंछ लिया और सब्जी को हिलाने लगी। 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा? मैंने पूछा। खाना बहुत है, मिस पाल झुककर पतीली में देखती हुई बोली। क्या क्या है? मिस पाल कलछी से पतीली में टटोल कर देखने लगी। बहुत कुछ है। आलू भी है, बैगन भी है और शायद बीच में एक आध टिंडा भी है। यह सब्जी मैंने परसों बनाई थी। परसों? मैं ऐसे चौंक गया जैसे मेरे माथा सहसा किसी चीज़ से टकरा गया हो। मिस पाल कलछी चलाती रहे। हर रोज़ तो नहीं बना पाती हूँ, वह बोली। रोज़ बनाने लगूँ तो बस खाना बनाने को ही हो रहूँ और अपने अकेली के लिए रोज़ बनाने का उत्साह भी तो नहीं होता। कई बार तो मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और फिर निश्चिंत होकर खाती रहती हूँ। कहो तो तुम्हारे लिए मैं अभी ताज़ा बना दूँ? तो चपातियाँ क्या परसों की ही बना रखी है? मैंने अनास कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आओ इधर आकर देख लो, खा सकोगे या नहीं? वह कोने में रखे हुए बेंत के संदूक के पास चली आई। मैं भी उसके पास पहुंच गया। मिस पाल ने संदूक का ढक्कन उठा लिया। संदूक में 25-30 खुश्क चपातियाँ पड़ी थी। सूख कर उन सब ने कई तरह की आकृतियाँ धारण कर ली थी। मैं संदूक के पास से आकर फिर कुर्सी पर बैठ गया। तुम्हारे लिए ताज़ी चपातियाँ बना देती हूँ, मिस पाल एक अपराधी की तरह देखती हुई बोली। नहीं, जो कुछ बना रखा है वही खाएंगे, मैंने कहा। मगर अपनी इस भलमन साहत के लिए मेरा मन अंदर ही अंदर कुड़ गया। सब्जी 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, वह बोली। बाद में मैं जैम, प्याज और नमक से काम चलाती हूँ। यहाँ आलूचे बहुत मिल जाते हैं। जैम है? ठहरो, तुम्हें प्लेट देती हूँ। वह फिर जल्दी से बाहर चली गई और कमरे से किलो वाली प्लेट खाली करके ले आई। गिलास में वो आकर बोली, सरसों का तेल रखा है, पानी तुम प्याली में ही लोगे या?
लोगे या ट्राउट मछली खाना खाते समय और खाना खा चुकने के बाद भी मिसपाल के दिमाग पर ट्राउट मछली की बात ही सवार रही। जैसे भी हो शाम को ट्राउट मछली बनाएगी। उसके हट की वजह से मैंने उससे और कई और चीज़ों का इंतजाम करना था, क्योंकि ट्राउट मछली आसानी से तो नहीं बन जाती। पहली चीज़ घी चाहिए थी। डिब्बे में घी नाम मात्र की ही थी। प्याज और मसाला भी घर में नहीं था। मिट्टी का तेल भी चाहिए था। खाने के बाद हम लोग घूमने के लिए निकले तो पहले हुआ मुझे 7 बाजार में ले गए। हटवार के पास भी घी नहीं था। उसके लिए मिसपाल आधा सिर घी भिजवा दे, अगले दिन कुल्लू से लौट कर लौटा देगी। उससे उसने यह भी कहा कि वह अपने घर के थोड़े से फ्रेंच बिन भी उतरवा कर उसे भेज दे, और कोई मछली वाला उधर से गुजरे तो उसके लिए सेर भर ट्राउट ले रखे। सबरवाल साहब, मैं आपको बहुत तकलीफ देती हूँ। वह चलने से पहले 7-8 बार उसे धन्यवाद देकर बोली, मगर देखिए मेरे मेहमान आए हुए हैं और यहाँ ट्राउट के अलावा कोई अच्छी चीज़ मिलती नहीं। देखती हूँ, अगर बाली मुझे मिल जाए तो मैं उससे कहूँगी कि वह मुझे दरिया से एक मछली पकड़ दे, मगर बाली का कोई भरोसा नहीं। आप ज़रूर मेरे लिए ले रखिएगा। मैंने मिसेस एटकिंसन को भी कहला दिया है, उन्होंने भी ले ली, तो मैं आज और कल दोनों दिन बना लूँगी। ध्यान रखिएगा, कई बार मछली वाला आवाज़ नहीं लगाता और ऐसे ही निकल जाता है। थैंक यू वेरी मच। मेरे सामान के लिए उसने कुल्लू फ़ोन भी करा दिया। जब सड़क पर चलती हुई वह सुबह के नाश्ते की बात करने लगी। रोटी को तो ट्राउट हो जाएगी, मगर सुबह नाश्ता क्या बनाया जाए? डबल रोटी यहाँ नहीं मिलेगी, नहीं तो मैं तुम्हें शहद के टोस्ट ही बनाकर खिलाती। अच्छा खैर, देखो सड़क पर खुली धूप फैली थी और भेड़ों पर पशम के बकरों का रेवड़ हमारे आगे आगे चल रहा था। साथ में 2 कुत्ते जीभ लपलपाते हुए पहरेदारी करते जा रहे थे। सामने से एक जीप के आ जाने से रेवड़ में खलबली मच गई। बकरी वाले भेड़ों की पहाड़ की तरफ धकेलने लगे। एक भेड़ का बच्चा ढलान से फिसल गया और नीचे से सिर उठाकर मिमियाने लगा। किसी बकरी वाले का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया तो मिसपाल सहसा परेशान हो उठी। ए भाई, देखो वह बच्चा नीचे जा गिरा है। बकरी वाले, एक बच्चा नीचे खाई में गिर गया है, उसे उठा लाओ। ए भाई, एक दिन पहले वर्षा हुई थी, इसलिए ब्यास खूब चढ़ा हुआ था। नुकीली चट्टानों से छिलता और कटता हुआ पानी शोर करता हुआ बह रहा था। रस्सियां इकट्ठी हो रही थी और झूला 2 व्यक्तियों के लिए हुए इस पार से उस पार जा रहा था। सहसा झूले में बैठे हुए दोनों व्यक्ति ही करके हंसने लगे और जैसे किसी को चिढ़ा रहे हों। फिर उनमें से एक ने जोर से छींक दिया। झूला उस पार पहुंच गया और वे व्यक्ति उसी तरह हंसते और छींकते हुए उससे उतर गए। झूला छोड़ दिया गया और उसकी रस्सियां इस सिरे से उस सिरे तक आधी गोलाइयों में फैल गई। जो व्यक्ति उधर उतरे थे वे उस किनारे से फिर एक बार जोर से हंसे। तभी झूला खींचने वाले में एक लड़का मचान से उतरकर हमारे पास आ गया। वह ऐसा करने लगा जैसे अभी अभी कोई दुर्घटना होकर घटी हो। मिस साहब, उसने कहा, यह वही सुदर्शन है जिसने अपने कुत्ते को कुछ खिलाया था। यह अब भी शरारत करने से बाज नहीं आता। उन व्यक्तियों के हंसने और छींकने का मिसपाल पर उतना असर नहीं हुआ था जितना उस लड़की की बात का हुआ। उसका चेहरा एकदम से उतर गया और आवाज़ खुश्क हो गई। यह उधर के गांव का आदमी है ना? उसने पूछा। हाँ मिस साहब, तुम पोस्टमास्टर को बताना, वो अपने आप इसे ठीक कर लेंगे। मिस साहब, यह हमसे कहता है कि या मिस साहब तुम उस वक्त जाओ, अपना काम करो। मिसपाल उसे झिड़क कर बोली। पोस्टमास्टर से कहना वे इसे 1 दिन में ठीक कर देंगे। मगर मिस साहब जाओ, फिर कभी उधर आकर बात करना। लड़के की समझ में आया कि मिस साहब से बात करने में उस समय क्या अपराध हुआ। वह सिर लटकाए हुए चुपचाप वहाँ से लौट गया। कुछ देर हम लोग वहीं रुके रहे। मिस पाल जैसे थकी हुई सी सड़क के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। मैं दरिया के उस पार पहाड़ की चोटी पर उगे हुए वृक्षों की लंबी पंक्ति को देखने लगा, जो नीले आकाश और गुब्बारे जैसे सफ़ेद बादलों के बीच खिंची हुई लकीर सी लगती थी। दरिया के दोनों तरफ पुल के स्लेटी खंबे खड़े थे, जिन पर अभी पुल नहीं बना था। खंभों के आसपास से झड़क कर थोड़ी थोड़ी मिट्टी दरिया में गिर रही थी।
मैंने उधर से आंखें हटाकर मिस पाल की तरफ देखा। मिस पाल मेरी तरफ देख रही थी। शायद वह जानना चाहती थी कि झूले वाले लड़के की बात को मेरे मन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो आगे चलें? मुझसे आंखें मिलते ही उसने पूछा। हाँ चलो। मिस पाल उठ खड़ी हुई। उसकी सांस कुछ कुछ फूल रही थी। वह चलती हुई मुझे बताने लगी कि वहाँ के लोगों में कितनी तरह के अंधविश्वास हैं। जब पिंकी बीमार हुआ तो वहाँ के लोगों ने सोचा था कि किसी ने कुछ खिला पिला दिया है। ये अनपढ़ लोग हैं। मैंने इनकी बातों का विरोध भी किया। ये लोग अपने अंधविश्वास एक दिन में थोड़े ही छोड़ सकते हैं। इस चीज़ में जाने अभी कितने बरस लगेंगे। और रास्ते में चलते हुए वह बार बार मेरी तरफ देखती रही कि मुझे उसकी बात पर विश्वास हुआ है या नहीं। मैंने सड़क से एक छोटा सा पत्थर उठा लिया और चुपचाप उसे उछलने लगा। काफ़ी देर तक हम लोग खामोश चलते रहे। वह खामोशी मुझे अस्वाभाविक लगने लगी तो मैंने मिस पाल से वापस घर चलने का प्रस्ताव किया। चलो चलकर तुम्हारी बनाई हुई नई तस्वीरें ही देखी जाए, मैंने कहा। इन 3-4 महीनों में तो तुमने काफ़ी काम कर लिया होगा। पहले घर चलकर एक एक प्याली चाय पीते हैं, मिस पाल बोली। सचमुच इस समय मैं चाय की गरम प्याली के लिए जिंदगी की कोई भी चीज़ कुर्बान कर सकती हूँ। मेरा तो मन था कि घर से चलने से पहले ही एक एक प्याली पी लेते, मगर फिर मैंने कहा कि पोस्टमास्टर से कहने में देर हो जाएगी तो मछली वाला निकल जाएगा। इस बात ने मेरे मन को थोड़ा गुदगुदा दिया कि 3 महीने में आया हुआ पहला मेहमान उस समय मिस पाल के लिए अपनी तस्वीरों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। लौटकर कॉटेज में पहुंचते ही मिस पाल चाय बनाने में व्यस्त हो गई। वह आते ही काफ़ी थक गई थी क्योंकि जरा सी चढ़ाई करने में ही उसकी सांस फूलने लगती थी, मगर वह जरा भी सुस्ताने के लिए नहीं रुकी। चाय के लिए उसकी यह व्यस्तता मुझे बहुत अस्वाभाविक लगी, शायद इसलिए कि मुझे खुद चाय की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। मैं घूमकर कमरे में और बरामदे में लगी हुई तस्वीरों को देखने लगा। जिस तस्वीर पर मेरी नज़र पड़ी मुझे लगा वह मेरी पहले की देखी हुई है। कुछ बड़ी तस्वीरें थी जो मिस पाल पंजाब के एक मेले से बनाकर लाई थी। वह अजीब से चेहरे थे जिन पर हम लोग एक बार फवतियाँ कसते रहे थे। जाने क्यों मिस पाल अपने चित्रों के लिए सदा ऐसे ही चेहरे चुनती थी जो किसी न किसी रूप में विकृत हो। मैं सारा कमरा और बरामदा घूम लिया। 2-1 अधूरी तस्वीरों को छोड़कर मुझे एक भी नई चीज़ दिखाई नहीं दी। मैंने रसोई घर में जाकर मिस पाल से पूछा कि उसकी नई तस्वीरें कहाँ हैं। अजी छोड़ो भी, मिस पाल प्यालियाँ धोती हुई बोली। चाय की प्याली पीकर हम लोग ऊपर की तरफ घूमने चलते हैं। ऊपर एक बहुत पुराना मंदिर है। वहाँ का पुजारी तुम्हें ऐसे ऐसे किस्से सुनाएगा कि तुम सुनकर हैरान रह जाओगे। एक दिन वह बता रहा था कि यहाँ कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ लोग पहले तो देवता से वर्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर बाद में अगर देवता वर्षा नहीं देता तो उसे हिडिंबा के मंदिर में ले जाकर रस्सी से लटका देते हैं। है ना मज़ेदार बात? जो देवता तुम्हारा काम ना करे उसे फांसी लगा दो। मैं कहती हूँ रंजीत, यहाँ लोगों में इतने अंधविश्वास हैं कि क्या कहा जाए। ये लोग अभी तक कैसे कौरवों पांडवों के ज़माने में ही जीते हैं। आज के ज़माने में इनका कोई संबंध नहीं है। और एक बार उड़ती नज़र से मुझे देखकर वह चीनी ढूंढने में व्यस्त हो गई। अरे चीनी कहाँ चली गई? अभी हाथ में थी और अभी ना जाने कहाँ रख दी। देखो कैसे भुलक्कड़ हो गई हूँ। मेरा तो बस एक ही इलाज है कि कोई हाथ में छड़ी लेकर मुझे ठीक करे, या भी कोई रहने का ढंग है जैसे मैं रहती हूँ। तुमने यहाँ के कुछ लैंडस्केप नहीं बनाए? मैंने पूछा। तस्वीरें तो बहुत सी शुरू कर रखी हैं पर अभी तक पूरी नहीं कर सकी, मिस पाल जैसे उस मुश्किल स्थिति से बचने का प्रयत्न करती हुई बोली। अब किसी दिन लगकर सब की सब तस्वीरें पूरी करूँगी। तारपीन का तेल भी खत्म हो चुका है, किसी दिन जाकर लाना है। कई दिनों से सोच रही थी कि मंडी जाकर कैनवास और रंग भी ले आऊँ, पर यूं ही आलस्य कर जाती हूँ। कुछ ड्राइंग पेपर भी जिल्द कराने हैं। अब जाऊँगी किसी दिन और सारे काम एक साथ ही कराऊँगी। बात करते हुए मिस पाल की आंखें झुकी जा रही थी जैसे वह अपने ही सामने किसी चीज़ के लिए अपराधी हो और लगातार बात करके अपने अपराध के अनुभव को छिपाना चाहती हूँ। मैं चुप रहकर उसे चाय में चीनी मिलाते देखता रहा। उसे देखते हुए उस समय मेरे मन में कुछ
वैसी उदासी भरने लगी जैसी एक निर्जन समुद्र तट पर या ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई किसी एकांत पथरीली घाटी में जाकर अनायास मन से भर जाती है। कल से एक तो मैं अपने घर को ठीक करूंगी। मिसपाल क्षण भर बाद फिर उस तरह बिना रुके बात करने लगी। एक तो घर का सारा सामान ठीक ढंग से लगाना है। तुम्हें पता है मैंने कितने चाव से दिल्ली में अपने कमरे के लिए जाली के पर्दे बनवाए थे। वे पर्दे यहाँ ज्यों के त्यों बक्से में बंद पड़े हैं। मेरा लगाने का मन ही नहीं हुआ। मैं कल ही दरवान से कहकर पर्दों के लिए चौखटें बनवाऊंगी। खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान भी घर में रखना ही चाहिए। बिस्कुट, मक्खन, डबल रोटी और अचार का होना तो बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें कुल्लू से मिल जाती है वे तो मैं ला कर रख ही सकती हूँ। तारपीन का तेल भी मुझे कुल्लू से ही मिल जाएगा। उसने चाय की प्याली मेरे हाथ में दे दी तो मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली और मैं चुपचाप छोटे छोटे घूंट भरने लगा। मेरे मन को उस समय एक तरह की जड़ता ने घेर लिया था। कहाँ मिसपाल के बारे में दिल्ली में लोगों से सुनी हुई सब बातें और कहाँ उसके जीवन की एकांत विडंबना। ट्राउट मछली मिसपाल की सारी परेशानी के बावजूद उस दिन उसे ट्राउट नहीं मिल सकी। पोस्टमास्टर ने बताया कि मछली वाला उस दिन आया ही नहीं। मिसपाल के बहुत बहुत खुशामद करने पर भी मकान मालकिन का चौकीदार वाली दरिया से मछली पकड़ने के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा कि वह अपनी छड़ी पॉलिश कर रहा है, उसे फुर्सत नहीं है। मिसेज एटकिंसन के बच्चों ने एक मछली पकड़ी थी मगर उसके पति ने उस दिन खास तौर पर मछली की कतलियों के लिए कहा था, इसलिए वह अपनी मछली मिसपाल को नहीं दे सकती थी। हाँ, पोस्टमास्टर ने फ्रेंच बीन जरूर भेज दिए, चावल और सूखे फ्रेंच बीन। रात की रोटी के लिए मिसपाल का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। खाना बनाने में उसका मन भी नहीं लगा, जिससे चावल थोड़ा नीचे लग गए। खाना खाते समय मिसपाल बस अफसोस ही प्रकट करती रही। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ रंजीत, हर लिहाज से मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर मैदान में कुर्सियाँ निकाल कर बैठ गए तो उसने कहा, वह सिर के पीछे हाथ रखे आकाश की ओर देख रही थी। 12वीं या 13वीं की रात होने से आकाश में 3 तरफ खुली चांदनी फैली थी। ब्यास की आवाज़ वातावरण में एक गूंज पैदा कर रही थी। वृक्षों की सरसराहट के अतिरिक्त मैदान की घास से भी एक धीमी सी सरसराहट निकलती प्रतीत होती थी। हवा तेज थी और सामने पहाड़ के पीछे से उठता हुआ बादल धीरे धीरे चांद की तरफ सरक रहा था। क्या बात है मिसपाल, तुम इस तरह गुमसुम क्यों हो रही हो? मैंने कहा। चावल थोड़ा खराब हो गया तो इससे इस तरह उदास होने की क्या बात है? मिसपाल सामने पहाड़ की धुंधली रेखा को देखती रही जैसे उसमें कोई चीज़ खोज रही हो। मैं सोचती हूँ रंजीत कि मेरे जीवन का कोई भी अर्थ नहीं है, उसने कहा। और वह मुझे अपने आरंभिक जीवन की कहानी सुनाने लगी। उसे बहुत बड़ी शिकायत थी कि आरंभ में अपने घर में भी उसे जरा सुख नहीं मिला, यहाँ तक कि अपने माता पिता का स्नेह भी उसे नहीं मिला। उसकी अपनी माँ ने भी उसे प्यार नहीं किया। इसी वजह से 15 साल पहले वह अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल आई थी। सोचो, माँ का मेरा घर में होना ही बुरा लगता था। पिताजी को मेरे संगीत सीखने से चिढ़ थी। वे कहा करते थे कि मेरा घर घर है, डंडी खाना नहीं। भाइयों को जो थोड़ा बहुत प्यार था वह भी भाभीयों के आने के बाद छिन गया। मैंने आज तक कितनी मुश्किल से अपनी पवित्रता को बचाया है, यह मैं ही जानती हूँ। तुम सोच सकते हो कि एक अकेली लड़की के लिए कितनी मुश्किल होता है। मेरा लाहौर की तरफ घूमने जाने का मन था, वहाँ की कुछ तस्वीरें बनाना चाहती थी, मगर मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि मैं सोचती थी कि मर्द की पशु शक्ति के सोने मैं अकेली क्या कर सकूँगी। फिर तुम्हें पता है कि डिपार्टमेंट के लोग वहाँ मेरे बारे में कैसी बुरी बुरी बातें किया करते थे, इसलिए मैं कहती हूँ कि मुझे वहाँ के एक एक आदमी से नफ़रत है। वे तुम्हें अरे बुखारिया और मिर्ज़ा और जोरावर सिंह, वो तुम्हारे बुखारिया और मिर्ज़ा और जोरावर सिंह। मैं तो कभी ऐसे लोगों के साथ बैठकर एक प्याली चाय भी पीना पसंद नहीं करती। तुम्हें याद है एक बार जब जोरावर सिंह ने मुझसे कहा था, और फिर वह दफ्तर के जीवन की कई छोटी छोटी घटनाएं दोहराने लगी। जब मैंने देखा कि वह फिर से उसी वातावरण में जाकर खाम का अपना गुस्सा भड़का रही है तो मैंने उससे फिर कहा
वह अब दफ्तर के लोगों के बारे में ना सोचे, अपने संगीत और अपने चित्रों की बात ही सोचे। तुम यहाँ रहकर कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना लो, फिर दिल्ली आकर अपनी प्रदर्शनी करना, मैंने कहा। जब लोग तुम्हारी चीज़ें देखेंगे और तुम्हारा नाम सुनेंगे तो अपने आप तुम्हारी कद्र करेंगे। मैं प्रदर्शनी अदर्शनी के किसी चक्कर में ना पड़ूंगी। मिस पाल उसी तरह सामने की तरफ देखती हुई बोली, तुम जानते ही हो इन सब चीज़ों में कितनी पॉलिटिक्स चलती है। मैं उस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहती। मेरे पास अभी 3-4 हज़ार रुपये हैं, जिससे मेरा काफ़ी दिन गुजारा चल जाएगा। जब ये रुपये चुक जाएंगे तो। और वह जैसे कुछ सोचती हुई चुप रह गई। मैं आगे की बात सुनने के लिए बहुत उत्सुक था, मगर मिस पाल कुछ देर बाद कंधे हिलाकर बोली, तो भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अभी वह वक्त आए तो सही। बादल ऊंचा उठ रहा था, वातावरण में ठंडक बढ़ती जा रही थी। जंगल की तरफ से आती हुई हवा की गूंज शरीर में बार बार सिहरन भर देती थी। साथ के कॉटेज में रेडियो पर पश्चिमी संगीत चल रहा था। उससे आगे की कॉटेज में लोग खिलखिलाकर हंस रहे थे। मिस पाल अपनी आंखें मूंदे हुए मुझे बताने लगी कि होशियारपुर में उसने भृगु संहिता से अपनी कुंडली निकलवाई थी। उस कुंडली के फल के अनुसार इस जन्म में उस पर यह शाप है कि उसे कोई सुख नहीं मिल सकता, न धन का, न ख्याति का, न प्यार का। इसका कारण भी भृगु संहिता में दिया था। अपने पिछले जन्म में वह सुंदर लड़की थी और नृत्य, संगीत आदि कलाओं में बहुत पटु थी। उसके पिता बहुत धनी थे और वह उनकी अकेली संतान थी। जिस व्यक्ति से उसका ब्याह हुआ वह बहुत सुंदर और धनी था, मगर मुझे अपनी सुंदरता और अपनी कला का बहुत मान था, इसलिए अपने पति का आदर नहीं किया। कुछ ही दिनों में वह बेचारा दुखी होकर इस संसार से चल बसा। इसलिए मुझ पर अब यह शाप है कि इस जन्म में मुझे सुख नहीं मिल सकता। मैं चुपचाप उसे देखता रहा। अभी दिन में भी वह वहाँ के लोगों के लिए अंधविश्वासों की चर्चा करती हुई उनका मजाक उड़ा रही थी। सहसा मिस पाल भी बोलते बोलते चुप कर गई और उसकी आंखें मेरे चेहरे पर स्थिर हो गई। उसके लिपस्टिक से रंगे हुए होंठों की तह में जैसे उस समय कोई चीज़ कांप रही थी। काफ़ी देर हम लोग चुपचाप बैठे। बादल ने चांद को छा लिया था और चारों तरफ गहरा अंधेरा हो रहा था। सहसा साथ के कॉटेज की बत्ती भी बुझ गई, जिससे अंधेरा और भी गहरा आने लगा। मिस पाल उसी तरह मेरी तरफ देख रही थी। मुझे महसूस होने लगा कि मेरे आसपास की हवा कुछ भारी हो रही है। मैं सहसा कुर्सी से पीछे सरकाकर उठ खड़ा हुआ। मेरा ख्याल है अब रात काफ़ी हो रही है, उसने कहा। चलकर बिस्तर बिछा देती हूँ, तुम बताओ, तुम्हारा बिस्तर बरामदे में बिछा दूँ या? हाँ, बरामदे में ही बिछा दो, अंदर काफ़ी गर्मी होगी। देख लो, रात में ठंड हो जाएगी। कोई बात नहीं, बरामदे में हवा आती रहेगी तो अच्छा लगेगा। और बरामदे में लेटे हुए मैं देर तक जाली से बाहर देखता रहा। बादल पूरे आकाश में छा गया था और दरिया का शब्द बहुत पास आया सा लगता था। जाली से लगा हुआ मकड़ी का जाला हवा से हिल रहा था। पास ही कोई चूहा कोई चीज कुतर रहा था। अंदर कमरे से बार बार करवट बदलने की आवाज़ सुनाई दे जाती थी। रंजीत, अंदर से आवाज़ आई तो मेरे सारे शरीर में एक सिरहन भर गई। मिस पाल, सर्दी तो नहीं लग रही है? नहीं, बल्कि हवा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और तभी टप 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 मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी। पानी की बौछार मेरे बिस्तर पर आने लगी तो मैंने करवट बदली। बरामदे की बत्ती मैंने जलती रहने दी थी, इसलिए कई चीज़ें इधर उधर बिखरी नजर आ रही थी। बिस्तर बिछाते समय मिस पाल को घर को काफ़ी उथल पुथल करनी पड़ी थी। मेरी चारपाई के पास ही एक तिपाही औंधी पड़ी थी और उससे जरा आगे तस्वीरों के कुछ एक फ्रेम रास्ते में गिरे थे। सामने के कोने में मिस पाल के ब्रश और कपड़े एक ढेर में उलझे हुए पड़े थे। अंदर की चारपाई चिरमिराई और लकड़ी के फर्श पर पैरों की धप धप आवाज़ सुनाई देने लगी। फिर सुराही से चुल्लू में पानी पीने की आवाज़ आने लगी। रंजीत, प्यास तो नहीं लगी? नहीं, अच्छा सो जाओ। कुछ देर मुझे लगता रहा जैसे आसपास एक बहुत तेज सांस चल रही है, जो धीरे धीरे दबे पैरों सारे वातावरण पर अधिकार करती जा रही है और आसपास की हर चीज़ अपने पर उसका दबाव महसूस कर रही है। पानी की बूंदें कुछ धीमी पड़ने लगी तो मैंने फिर से जाली की तरफ करवट बदल ली और पहले ही तरह बाहर देखने लगा।
तभी पास ही झन से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। क्या गिरा है रंजीत? अंदर से आवाज़ आई। पता नहीं, शायद किसी चूहे ने कुछ गिरा दिया है। सचमुच मैं यहाँ चूहों से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं चुप रहा। अंदर की चारपाई फिर चिरमिराई। अच्छा सो जाओ। सारी रात पानी पड़ता रहा। सुबह सुबह वर्षा थम गई मगर आकाश साफ नहीं हुआ। सुबह उठकर चाय के समय तक मेरी मिसपाल से खास बात नहीं हुई। चाय पीते समय भी मिसपाल अधूरे अधूरे टुकड़ों में ही बात करती रही। मैंने उससे कहा कि मैं अब पहली बस से चला जाऊंगा तो उसने एक बार भी मुझसे रुकने का आग्रह नहीं किया। यूँ साधारण बातचीत में भी मिसपाल काफ़ी तकल्लुफ़ बरत रही थी, जैसे किसी बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति से बात कर रही हो। मुझे उसका सारा व्यवहार बहुत अस्वाभाविक लग रहा था। वह जैसे बात ना करने के लिए ही अपने को छोटे छोटे कामों में व्यस्त रख रही थी। मैंने दो एक बार उससे हल्के से मजाक करने का भी प्रयत्न किया जिससे तनाव हट जाए और मैं उससे ठीक से विदा लेकर जा सकूं, मगर मिसपाल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी नहीं आई। अच्छा तो मिसपाल, अब चलने की बात की जाए, आखिर मैंने कहा। तुम कल कह रही थी कि तुम भी कुल्लू के साथ ही चलोगी, कुल्लू तक साथ ही चलोगी, तो अच्छा होगा कि तुम आज ही वहाँ से अपना सारा सामान भी ले आओगी। बाद में तुम फिर आलस कर जाओगी। नहीं, मैं आलस नहीं करूँगी, मिसपाल बोली। किसी दिन जाकर जो जो कुछ लाना हो सब ले आऊँगी। और फिर बरामदे में बिखरे हुए कपड़ों के बिना मतलब ही उठाकर इधर से उधर रखते हुए उसने कहा, आज बरसात का दिन है इसलिए आज नहीं जाऊंगी। कल या परसों किसी समय देखूंगी। लाने के लिए कितनी ही चीज़ें हैं, इसलिए अच्छी तरह सब सोच कर जाना चाहिए। आज घिरा हुआ दिन है इसलिए आज नहीं। घिरा हुआ दिन है तो क्या घर का सामान नहीं आएगा? मैंने अपने आग्रह से उसे सुलझाने की चेष्टा करते हुए कहा। तुम मुझे बताओ कि घी और तारपीन के डिब्बे कहाँ रखे हैं? कोई बड़ा थैला हो तो वह भी साथ में ले लो, फुटकर चीज़ें उसमें आ जाएगी। यहाँ से जो भी बस मिलेगी उसमें हम लोग साथ साथ चलेंगे। मैं कुल्लू से 12 बजे की बस पकड़कर आगे चला जाऊँगा। तुम्हें तो उधर से लौटने के लिए सारा दिन बसें मिलती रहेगी। मैं जानबूझकर इस तरह की बात कर रहा था जैसे मिसपाल के साथ चलना निश्चित ही हो। हालांकि मैं जानता था कि वह टालने का पूरा प्रयत्न करेगी। मिसपाल इधर उधर जाती हुई ढूंढ ढूंढ कर अपने करने के लिए काम निकाल रही थी। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे मेरी बात से बिल्कुल व्यर्थ लग रही है और वह जल्दी जल्द एक एकांत में लौट जाना चाहती है। देखो, कभी कभी यहाँ बस में एक भी सीट नहीं मिलती, उसने कहा। 2-2 सीटें मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। तुम मेरी वजह से अपनी 12 बजे की बस क्यों मिस करते हो? तुम चले जाओ, मैं कल या परसों जाकर जो कुछ भी मुझे लाना है ले आऊँगी। और जैसे सहसा कोई काम याद आ जाने से वह जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ हटाए हुए कमरे में चली गई। कुछ देर में वह पेटीकोट लिए हुए कमरे से बाहर आई। पेटीकोट को टिड्डियाँ काट गई थी। उसने जैसे नुकसान की परेशानी की वजह से ही चेहरा सख्त किए हुए उसे एक तरह कोने में फेंक दिया और किसी तरह कठिनाई से बोली, मैंने तुमसे कह दिया है कि तुम चले जाओ। तुम्हें पता है कि मुझे तो अकेले को ही 2 सीटें चाहिए। यही सब बहाने तुम रहने दो। मैंने कहा, एक बस में जगह नहीं मिलेगी तो दूसरी में मिल जाएगी। तुम इधर आकर मुझे बताओ कि वह डिब्बे कहाँ रखे हैं। मिसपाल शायद ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने मेरी बात का विरोध नहीं किया। अच्छा तुम बैठो, मैं अभी ढूंढती, उसने कहा और आंखें बचाती हुई रसोई घर में चली गई। पहली बस में सचमुच हम लोगों को जगह नहीं मिली। ड्राइवर ने बस वहाँ रोकी ही नहीं और हाथ के इशारे से कह दिया कि बस में जगह नहीं है। दूसरी बस में भी जगह नहीं थी, मगर किसी तरह कहा कर हमने उसमें अपने लिए जगह बना ली। मगर हम कुल्लू काफ़ी देर से पहुँचे क्योंकि रात की बरसात से एक जगह सड़क टूट गई थी और उसकी मरम्मत की जा रही थी। हमारे कुल्लू पहुँचने के लगभग साथ ही 12 बजे की बस भी मनाली से आ पहुँची। 11:15 हो चुके थे। मैंने अंदर जाकर अपना सामान का पता किया, फिर बाहर मिसपाल के पास आ गया। मिसपाल ने खाली डिब्बे अपने दोनों हाथों में संभाल रखे थे। मैंने डिब्बे उसके हाथों से लेने लगा तो उसने अपने हाथ पीछे हटा लिए। चलो पहले बाजार में चलकर तुम्हारा सामान खरीद ले, मैंने कहा। अब सामान की बात रहने दो, उसने कहा। तुम्हारी बस आ गई है, तुम इसमें चले जाओ। सामान तो मैं किसी भी समय खरीद लूँगी। तुम्हें इसके बाद
फिर किसी बस में जगह नहीं मिलेगी। 2 बजे की बस मनाली से ही भरी हुई आती है। तुम्हारा एक दिन और यहाँ खराब होगा। दिन खराब होने की क्या बात है, मैंने कहा। पहले चलकर बाजार से सामान खरीद लेते हैं। अगर आज सचमुच किसी बस में जगह नहीं मिली तो मैं तुम्हारे साथ लौट चलूँगा और कल किसी बस से चला जाऊँगा। मुझे वापस पहुँचने की ऐसी कोई जल्दी नहीं है। नहीं, तुम चले जाओ, मिस पाल हर्ट के साथ बोली। अपने लिए खामखा मैं तुम्हें परेशान करूं? अपना सामान तो मैं जब कभी भी ले लूँगी, मगर मुझे लगता है कि आज तुम ये डिब्बे इसी तरह लिए हुए लौट जाओगी। अरे नहीं, मिस पाल की आंखें उमड़ आई और वह अपने आंसुओं को रोकने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। तुम समझते हो मैं अपने शरीर की देखभाल ही नहीं करती? अगर ना करती तो यह इतना शरीर ऐसे ही होता। लाओ पैसे दो, मैं तुम्हारा टिकट ले आती हूँ। देर करोगे तो इस बस में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम इस तरह जिद क्यों करती हो मिस पाल? मुझे जाने की सचमुच ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मैंने कहा। मैंने तुमसे कहा है तुम पैसे निकालो, मैं तुम्हारा टिकट ले आऊँ। मगर नहीं, तुम रहने दो। कल का तुम्हारा टिकट मेरी वजह से खराब हुआ था। मैं फिर तुमसे पैसे किस लिए मांग रही हूँ? और वह डिब्बे वहीं रखकर झटपट टिकट घर की तरफ बढ़ गई। ठहरो मिस पाल, मैंने असमंजस में अपना बटुआ जेब से निकाला। तुम रुको, मैं अभी आ रही हूँ। तुम उतनी देर में अपना सामान निकलवा कर ऊपर रखवाओ। मेरा मन उस समय ना जाने कैसा हो रहा था, फिर भी मैंने अंदर से अपना सामान निकलवाया और बस की छत पर रखवा दिए। मिस पाल तब तक टिकट घर के बाहर ही खड़ी थी। शनिवार होने के कारण उस दिन स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी और बहुत से बच्चे बस्ते लटकाए सुल्तानपुर के पहाड़ों से नीचे आ रहे थे। कई बच्चे बस की सवारियों को देखने के लिए यहाँ आसपास जमा हो रहे थे। मिस पाल उस समय प्याजी रंग की सलवार कमीज पहनी थी और ऊपर काला दुपट्टा लिए थी। उन कपड़ों की वजह से उसका शरीर पीछे से और भी फैला हुआ लगता था। बच्चे एक दूसरे से आगे होते हुए टिकट घर के नज़दीक जाने लगे। मिस पाल टिकट घर की खिड़की पर झुकी हुई थी। एक लड़के ने धीरे से आवाज़ लगाई, कमाल है भाई, कमाल है। इस पर आसपास खड़े बहुत से बच्चे हंस दिए। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे भारी मन पर एक और बड़ा पत्थर डाल दिया हो। बच्चे सब के सब टिकट घर के आसपास जमा हो गए थे और आसपास आपस में खुशुर पुशुर कर रहे थे। मैंने उनसे कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि उससे मिस पाल का ध्यान खामखा उनकी तरफ चला जाता। मैं उधर से अपना ध्यान हटाकर दरिया की तरफ से आते हुए लोगों को देखने लगा। फिर भी बच्चों की खुशुर पुशुर मेरे कानों में पड़ती रही। 2 लड़कियां बहुत धीरे धीरे आपस में बातें कर रही थी। मर्द है, नहीं औरत है। तो सिर के बाल देख, बाकी शरीर देखा, मर्द है। तो कपड़े देख और सब कुछ देख, औरत है। आओ बच्चों आओ, पास आकर देखो। मिस पाल की आवाज़ से मैं जैसे चौंक गया। मिस पाल टिकट लेकर खिड़की से हटाई थी। बच्चे उसे आते देखकर आ गई कहते भाग खड़े हुए। एक बच्चे ने सड़क के उस तरफ जाकर फिर से आवाज़ लगाई, कमाल है भाई, कमाल है। मिस पाल सड़क पर आकर कई कदम बच्चों के पीछे चली गई। आओ बच्चों, यहाँ हमारे पास आओ, वह कहती रही। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, टॉफियाँ देंगे, आओ। मगर बच्चे पास आने की बजाय और भी दूर भाग गए। मिस पाल कुछ देर सड़क के बीच रुकी रही, फिर लौटकर मेरे पास आ गई। उस समय उसके चेहरे का भाव बहुत विचित्र लग रहा था। उसकी आंखों में आए हुए आंसू नीचे गिरने को हो रहे थे और उन्हें झुठलाने के लिए वह एक फीकी हंसी हंसने का प्रयत्न कर रही थी। उसने अपने ओंठों को जाने किस तरह काटा था कि एक आध जगह से उसकी लिपस्टिक नीचे फैल गई थी। उसकी घिसी हुई कमीज की सिवने कंधे के पास में घुल रही थी। खूबसूरत बच्चे थे नहीं, उसने आंखें झपकाते हुए कहा। मैंने उसकी बात का समर्थन करने के लिए सिर हिलाया तो मुझे लगा कि मेरा सिर पत्थर की तरह भारी हो गया। उसके बाद मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मिस पाल मुझसे क्या कह रही है और मैं उससे क्या बात कर रहा हूँ। जैसे आँखों और शब्दों के साथ विचारों का कोई संबंध ही नहीं रहा था। मुझे इतना याद है कि मैंने मिस पाल को टिकट का पैसा देने का प्रयत्न किया, मगर वह पीछे हट गई और मेरे बहुत अनुरोध करने पर भी उसने पैसे नहीं लिए। मगर किसी अवचेतन प्रक्रिया से हम लोगों के बीच अब तक बातचीत का सूत्र बना रहा, या मैं नहीं जान सका। मेरे कान उसे बोलते सुन रहे थे और अपने को भी, परंतु वे वैसे दूर की ध्वनियाँ थी, अस्फुट, अस्पष्ट और अर्थहीन। जो बात ठीक से सुन सका वह यही थी और वहाँ जाकर
रंजीत, दफ्तर में मेरे बारे में किसी से बात मत करना, समझे? तुम्हें पता ही है कि वे लोग कितने ओछे हैं। बल्कि अच्छा होगा कि तुम किसी को यह भी ना बताओ कि तुम मुझे यहाँ मिले थे। मैं नहीं चाहती कि वहाँ कोई भी मेरे बारे में कुछ जाने या बात करे, समझे? बस तब स्टार्ट हो रही थी और मैं खिड़की से झांक कर मिस पाल को देख रहा था। बस चलो तो मिस पाल हाथ हिलाने लगी। बस चली तो दोनों खाली डिब्बे वो अपने हाथों में लिए हुए थी। मैंने भी एक बार उसकी तरफ हाथ हिलाया और बस के मुड़ने तक हिलते हुए खाली डिब्बों को ही देखता रहा। तो इस तरीके से हमारा जो ये स्टोरी है कंप्लीट हो गया मिस पाल। और अब हम देखेंगे परीक्षा कॉर्नर। मिस पाल कहानी की नायिका अविवाहित महिला है। कहानी का मुख्य पात्र मिस पाल, पिंकी और रंजीत हैं। कहानी में परिवार के महत्व को समझाया गया है। मिस पाल कहानी में मानवीय मूल्यों के टूटने की पीड़ा है। मिस पाल कहाँ रहती थी? कुल्लू में। बस रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर मिस पाल किससे बात कर रही थी? पोस्टमास्टर। मिस पाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहा था? जोगिंदर नगर। मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली। यह कथन किसका है? रंजीत का। रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी किसने की थी? मिस पाल। अंग्रेज मेजर ने किसके नाम पर अपने सेब के बगीचे नाम कर दिए? मिस पाल। मिस पाल किस विभाग में नौकरी करती थी? सूचना विभाग। ये लोग इतने अच्छे और बेईमान हैं। यह कथन किसका है? मिस पाल। इस कहानी में एक सूचना विभाग की चर्चा है। सूचना विभाग से किस व्यक्ति ने त्यागपत्र दिया? मिस पाल। मिस पाल के रंग रूप पर किस व्यक्ति ने कोई न कोई टिप्पणी किया करता था? तो बुखारिया। यह किसका कथन है कि आजकल मिस पाल पहले से स्लिम भी तो हो रही है? जोरावर सिंह। मिस पाल को किस वस्तु से चिढ़ था? तो बनाव श्रृंगार से। फर्स्ट क्लास बोहेमियन नामक कॉफ़ी पिलाया करती थी मिस पाल। एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था किसका? जोरावर सिंह। ठीक है। मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। यह कथन किसका है? तो मिस पाल का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलत है। एपेंडिसाइटिस का जो ऑपरेशन है लेखक का हुआ था, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। रंजीत का हुआ था। ठीक है, यहाँ जोरावर सिंह लिख दिया, रंजीत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिस पाल को किसने सलाह दी कि तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो? रंजीत ने। पिंकी क्या है? कुत्ता। रंजीत को टाटा टाटा किसने किया? पिंकी ने। मनाली में 10 दिन तक कौन रहा था? रंजीत। रंजीत ने अपना सामान कहाँ छोड़ा था? परिवहन दफ्तर में। मैं अभी पोस्टमास्टर से वहाँ टेलीफोन करा दूंगी, कल तक तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे। यह कथन किसका है? मिस पाल। 2 आदमियों का खान है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा? 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा? यह कथन किसका है? रंजीत का। रंजीत के संदूक में क्या था? चपातियाँ। ठीक है, रंजीत का संदूक नहीं होगा, यहाँ मिस पाल के संदूक में था चपातियाँ। इस कहानी में दरिया नामक एक स्थान की चर्चा की गई। दरिया के पास क्या बनना था? तो पुल बनना था। अब हम लगाएंगे MCQ। पहला है कि मिस पाल कहाँ रहती थी? उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कुल्लू। नेक्स्ट है कि बस रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर मिस पाल किससे बात कर रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्टमास्टर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है मिस पाल के साथ रंजीत बस से कहाँ जा रहा था? आंसर हो जाएगा जोगिंदर नगर। नेक्स्ट है कि मुझे अफसोस होने लगा कि मिस पाल को बस में जगह नहीं मिली। यह कथन किसका है? तो ये रंजीत का कथन, ऑप्शन नंबर A। रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी किसने की थी? तो मिस पाल ने। 5 का A हो जाएगा। अंग्रेज मेजर ने किसके नाम पर अपने सेब के बगीचे का नाम कर दिए? तो मिस पाल के नाम पे, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। 7 का देखते हैं। मिस पाल किस विभाग में नौकरी करती थी? तो सूचना विभाग में। 8 नंबर है कि ये लोग इतने अच्छे और बेईमान हैं। कथन किसका है? मिस पाल का है। इस कहानी में एक सूचना विभाग की चर्चा की है। सूचना विभाग में किस व्यक्ति ने त्यागपत्र दिया? तो मिस पाल ने, ऑप्शन नंबर A। मिस पाल के रंग रूप पर किस व्यक्ति ने कोई न कोई टिप्पणी किया करता था? तो ये आपका हो गया बुखारिया। बुखारिया जो है उनके रंग रूप पे टिप्पणी किया करता था। यह कथन किसका है कि आजकल मिस पाल पहले से स्लिम भी तो हो रही है? जोरावर सिंह, ऑप्शन नंबर D। मिस पाल को किस वस्तु से चिढ़ थी? तो बनाव श्रृंगार, यानी B नंबर।
अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है कि मिस पाल ने अपने घर में समय बिताने के लिए क्या अभ्यास करती थी? तो संगीत भी बनाती थी और चित्रकला भी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मिस पाल ने संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। इस अध्याय के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग वो करती थी? तो ये हो जाएगा आपका सितार और तबला, दोनों हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट क्लास बोहेमियन नामक कॉफ़ी कौन पिलाया करती थी? तो मिस पाल, ऑप्शन नंबर ए। अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था, तो ये किसका ऑपरेशन हुआ था? तो ये हुआ था आपका रंजीत का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो रंजीत का जो है अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि मैं खाम खा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ, यह कथन किसका है? तो ये आपका मिस पाल का है। अब हम देखेंगे आगे। मिस पाल को किसने सलाह दी कि तुम यहीं रहो और अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो? तो रंजीत ने, ऑप्शन नंबर ए। पिंकी क्या है? पिंकी कुत्ता का नाम है, ऑप्शन नंबर बी। रंजीत को टाटा टाटा किसने किया? तो पिंकी ने, ऑप्शन नंबर सी। मनाली में 10 दिन तक कौन रहा था? तो ये हो जाएगा रंजीत। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक मिस पाल के पास थी? तो बर्ट्रैंड रसेल की बर्ट्रैंड रसेल की कॉन्क्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस ये पुस्तक थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि रंजीत ने अपना सामान कहाँ पर छोड़ रखा था? तो ये परिवहन दफ्तर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मैं अभी पोस्ट मास्टर से वहाँ टेलीफोन करा दूंगी, कल तक तुम्हारा सामान यहाँ ले आएंगे, यह कथन किसका है? मिस पाल का है, ऑप्शन नंबर ए। 25 का हो गया कि 2 आदमियों का खाना है भी या दोनों को ही भूखे रहना पड़ेगा, ये किसने कहा था? तो रंजीत ने कहा था मिस पाल से, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 का। 26 देखते हैं कि किसने कहा मैं सप्ताह भर का खाना एक साथ बना लेती हूँ और निश्चित होकर खाती रहती हूँ? तो ये बात जो है आपका मिस पाल ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 का। 27 का, रंजीत के संदूक में क्या था? ठीक है, ये रंजीत नहीं होना चाहिए, यहाँ मिस पाल के संदूक में क्या था ये होना चाहिए 27 नंबर का। तो चपातियाँ, लेकिन रंजीत उसको पकड़ता है। ठीक है, तो चपातियाँ थी। नाम मात्र का डिब्बा में क्या था? तो जो नाम मात्र का डिब्बा था उसमें आपका जो है घी था। ठीक है, 28 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि सहसा झूले में कितने व्यक्ति बैठे थे? तो झूले में जो है 2 व्यक्ति बैठे थे। नेक्स्ट है, इस कहानी में दरिया नामक एक स्थान की चर्चा की गई, दरिया के पास क्या बनना था? ऑप्शन नंबर ए पुल। तारपीन का तेल लाने के लिए मिस पाल और रंजीत कहाँ जाने का प्लान कर रहे थे? तो वो जो है कुल्लू जाने का प्लान कर रहे थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32, मिस पाल ने कितने वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर नौकरी करने के लिए निकल आई थी? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 वर्ष। ठीक है, मिस पाल ने जो है कितने साल में अपना घर छोड़ी थी? तो 15 साल की थी। तो यह कथन किसका है कि माँ को मेरा घर में ही होना ही बुरा लगता था? तो ये आंसर हो जाएगा मिस पाल, ऑप्शन नंबर ए। मिस पाल को पिताजी की किस बात से चिढ़ थी? मिस पाल के पिताजी को जो है किस बात से चिढ़ थी? तो संगीत सीखने से मिस पाल के पिताजी नाराज थे। नेक्स्ट है, मिस पाल ने रंजीत के लिए बिस्तर बिछाई थी, कहाँ पे? तो बरामदा